आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अब हम साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की क्लासेस हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस पहले यहाँ पर हम ब्रीफली देखेंगे, क्लास नंबर 1 है क्योंकि, और फिर हम मल्टीपल क्लासेस में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। मटेरियल आपको जो है मिल ही रहा है, साथ ही साथ मटेरियल एक सब्सटैंशियल मटेरियल बनाया गया है। मटेरियल के विषय में मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ क्लास शुरू करने से पहले कि मटेरियल काफ़ी कंसाइज रखने का प्रयास किया गया है। साइकोलॉजी को लेकर के, सोशल साइकोलॉजी को लेकर के आपके डाउट्स थे कि क्या बहुत वॉल्यूमिनस मटेरियल बन जाएगा, बहुत ज़्यादा पेजेस का मटेरियल तो नहीं बन जाएगा सर, कैसे तैयार करेंगे, इतने सारे विषय हैं, जीएस के विषय हैं, सोशल साइंस रिलेटेड नॉलेज भी डाल दिया है, कैसे क्या क्या होगा। तो आपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया ही होगा कितनी क्लासेस हैं पीपीटी वाइज, और जब हम A4 साइज के नोट्स वगैरह भी आपको दे देंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में निपटा दिया गया है। इसके दो कारण है। कारण ये है कि आपको समझ बनाने पर इसमें ज़्यादा फोकस करना है, और दूसरा कारण ये है कि इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं आयोग ने बहुत सब अच्छे से इसको ड्राफ्ट किया। सिलेबस को मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा, जो कि जेन्युइन बात है। जो लोग भी अच्छे से साइकोलॉजी को पढ़ चुके होंगे मेरे सभी लेक्चर देखने के बाद, मैं ये बात क्यों कह रहा था शुरू में, आपको समझ में आएगा। क्योंकि साइकोलॉजी का जो सिलेबस ड्राफ्ट किया गया है, पूरा मैंने साइकोलॉजी पूरा पढ़ा हुआ है आपको पढ़ाने से पहले, तो मैं आपको वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो सबसे कठिन वाले पोर्शंस जो थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन पोर्शंस का काम एचईओ जॉब प्रोफाइल के लिए नहीं था, उनको हटा दिया है आयोग ने। इमोशन सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं एस्पेक्ट होता है साइकोलॉजी स्टडी का, उसको हटा दिया गया है। इमोशन आपके सिलेबस में नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस है ना, इसमें कहीं पर भी आपको इमोशन वर्ड नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि इमोशन जो है, भावना, सबसे बड़ा एक टॉपिक होता है साइकोलॉजी में, और उसमें कई सारी थ्योरीज होती हैं और सबसे सोखने में कठिन होता है। ठीक है, उसको इम्बाइब करने में थोड़ा समय जाता है स्टूडेंट्स का, है ना, उसको समझना थोड़ा सा आसान नहीं होता, आसान कम होता है। समझा तो मैं वो भी देता आपको, लेकिन उस सिलेबस में नहीं रखा है। और जो साइकोलॉजी के विषय या फिर कह सकते हैं सोशल साइंस रिलेटेड नॉलेज में जो आपके पॉइंट्स रखे गए हैं ना, तो उसमें पॉइंट्स में आप ध्यान से इनको पढ़िए पहले, है ना, पॉज करके पढ़िए और फिर देखिए कि क्या इसमें है जो आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के रूप में फील्ड में काम करेंगे, या फिर आपके जो भी टास्क वगैरह होंगे उन्हीं से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, है ना। जैसे मनोविज्ञान का अर्थ, विधियां, क्षेत्र और लक्ष्य, ये तो सभी में है। सोशल साइकोलॉजी में भी है कि भाई सबसे पहले जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उसका मीनिंग, उसके स्कोप, उसके स्कूल्स यानी कि उसके उपागम कौन से होते हैं, पढ़ने की अप्रोच कौन कौन सी होती है। और इसमें फिर आपके जो सब टॉपिक्स हैं वो शुरू हो गए। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इसका रोल कैसे होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी आगे है। यहाँ पे सिलेबस पूरा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और दिमाग की बत्ती तब जलेगी जब आप आखिरी लेक्चर खत्म कर रहे होंगे मेरा, आपको लगेगा कि वाह क्या सिलेबस बनाया है। ये दिमाग में आएगा जरूर निश्चित तौर पर, क्योंकि मेरे दिमाग में आया था मटेरियल को जब मैंने फिनिश किया, आखिरी पन्ना जब अपनी टीम को दिया, दिमाग की बत्ती भाई मेरी भी जली कि कैसे सिलेबस को एक पूरे पेड़ के रूप में कनेक्ट किया है, कि तना है, शाखाएं हैं, जड़ है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये पूरा सिलेबस जो है एक पेड़ के रूप में आपको दिखेगा, लेकिन अभी नहीं दिखेगा, सारे लेक्चर्स खत्म करने के बाद ही दिखेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इंतजार करना होगा। उसके बाद क्या है, मीनिंग एंड लॉ ऑफ परसेप्शन, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ और नियम, यानी कि जो है लॉ ऑफ परसेप्शन एंड मीनिंग ऑफ परसेप्शन, इसमें कई सारी थ्योरी है और इसको पढ़ के मजा भी आएगा। मैं आपको बताता रहा हूँ मजा शब्द मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मटेरियल बनाते समय काफी आनंदमय महसूस हुआ, क्योंकि ये आपके मन के बारे में है। साइकोलॉजी इज अबाउट योर माइंड, ह्यूमन माइंड के बारे में है। मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, उसी से कनेक्टेड है। इसमें कोई भी आपको लैब नहीं जाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या है भाई, हाइट है, डिस्टेंस है, केमिस्ट्री में केमिकल्स है, बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म है, तो आपको ऑर्गेनिज्म को देखना पड़ेगा, है ना। ये तो लैब जाके देखिए, तो उसकी पिक्चर डाउनलोड करिए, तब कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। जबकि ये जो थॉट्स, ये जो विषय हैं, ये आपके डायरेक्टली माइंड से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आप ह्यूमन हैं, आप सोचते हैं। ठीक है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी सोचता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सोचता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ भावनाएं हैं, सबका कुछ ना कुछ एटीट्यूड है। अधिगम सबने किया है। आप नहीं कह सकते कि जो पढ़ा लिखा अनपढ़ है उसका कोई अधिगम नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी अधिगम है, लर्निंग उसके अंदर भी है। वो भी जानता है कि जब भूख लगेगी तो खाने के लिए तलाश करना है, ठीक है, खाने का जुगाड़ करना है, तो लर्निंग सबके अंदर है। कैसे लर्निंग आई, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ठीक है, अधिगम, स्मृति और विस्मरण। ये टॉपिक इतना कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसके कुछ एप्लीकेशंस को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो आपकी पढ़ाई वाला जो फेज है वो काफ़ी आसान होता जाएगा। आपको समझ में आएगा क्यों चीज़ें हम भूल जाते हैं और कैसे चीज़ों को नहीं भूलें। ठीक, फिर प्राचीन और नैमित्तिक अनुबंधन है,
ये आपको बहुत टेक्निकल टर्म लग रहे होंगे, लेकिन समझाना बहुत आसान है। हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सिंपल एक्सपेरिमेंट किए जानवरों पे और उसको हम समझ जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग क्या होती है, नेचर ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि की प्रकृति और सिद्धांत क्या होता है, बुद्धि कैसे काम करती है, उसके सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक आकलन। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट से जुड़े कौन कौन से, मोटिवेशन और पर्सनालिटी की अवधारणा। यहाँ पर थोड़ा सा जो आयोग है या फिर जो सिलेबस जिस कमेटी ने ड्राफ्ट किया उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया है मोटिवेशन और पर्सनालिटी को लिंक करके। ऑब्वियसली पर्सनालिटी को शेप करेगा मोटिवेशन, लेकिन मोटिवेशन अलग पढ़ना है, पर्सनालिटी अलग पढ़ना है। जो मैं क्लास आगे पढ़ाऊंगा आपको, मोटिवेशन पूरा अलग पढ़ेंगे, पर्सनालिटी पूरा अलग पढ़ेंगे। दोनों का आपस में संबंध कैसे है वो आप समझ जाएंगे दोनों को पढ़ने के बाद। ठीक है, और उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर है, ये भी मोटिवेशन से कनेक्टेड है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, ड्रग एडिक्शन, प्रॉब्लम्स ऑफ एज्ड, यहाँ पर वृद्ध जनों की समस्याएं लिखा हुआ है। ठीक है, तो एल्डरली या फिर एज्ड, स्ट्रेस एंड हेल्थ, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये सब जो है हमको स्टडी करना है साइकोलॉजी में। और इसी का फिर इससे कनेक्टेड टॉपिक सोशल साइकोलॉजी भी है, वो भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो उसमें इसी का एक्सटेंशन आप मान सकते हैं। ऐसा आप मानेंगे कि ये पूरा थ्योरी पार्ट, सोशल साइकोलॉजी उसका एप्लीकेशन पार्ट बनेगा। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आएगा। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान का अर्थ, विधियां, विषय क्षेत्र और लक्ष्य। यहां से आपकी अगर बुनियाद बन गई, यहां से पहले लेक्चर से अगर आपका इंटरेस्ट बैठ गया ना, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो लोग भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, या फिर मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा है, मतलब आपने सारे तो नहीं विषय पढ़े होंगे, सोशल साइकोलॉजी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी सब एक साथ, तो कई बार हो सकता है ना पढ़ा हो, तब भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं इजिली अंडरस्टैंडेबल है, किसी बैकग्राउंड के व्यक्ति समझ सकता है। अगर इसमें थोड़े कोर विषय डाले होते है ना, अधिगम के उपागम वगैरह और डीपली डाले होते हैं ना, तब थोड़ा सा मैं कहता हूँ डिफिकल्ट है। इमोशन अगर डाला होता जो कि एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं कहता कि डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिए, है ना, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, नहीं डिफिकल्ट है, पूरा समझ में आएगा। बस ये है कि ध्यान से सुनना है। कोशिश करिए कि मेरे ये वाले लेक्चर हेडफोन लगा करके सुनिएगा, शांत वातावरण में, है ना। वैसे तो लेक्चर जैसे जीएस के चलते फिरते भी सुन लेते हैं, कोई फैक्ट बता रहा है टीचर, इसमें फैक्ट कम है, कंसेप्ट पार्ट ज्यादा है, और क्वेश्चन भी कंसेप्ट वाले ही बनने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक कंसेप्ट को, हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ते हुए आत्मसात करेंगे, तभी हमारे और आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली स्लाइड क्या होगी, एज एक्सपेक्टेड परिभाषा। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्यों, जानवरों दोनों में मानसिक अवस्थाओं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस और बिहेवियर, यानी कि हमारे जो मन में चल रहा है, और मन में चलने के बाद जो हमने बाहर दिखाया, अपना व्यवहार आचरण किया समाज के सामने, लोगों के सामने, उसका अध्ययन मनोविज्ञान है। ठीक है, अभी हम जब थ्योरीज ऑफ जो कह सकते हैं हम ना पढ़ेंगे साइकोलॉजी, तो उसमें समझ में आएगा कि कैसे हमारे मन में चल रही चीज हमारे आचार व्यवहार में इंप्लीमेंट हो जाती है। हमारे मन में जो चीजें चल रही हैं वो सामने समाज को दिखने लगती हैं। वो कैसे होता है, जब थ्योरीज पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल साइकोलॉजी जो है, यही एक पूरा अध्ययन इसी बात का है कि हमारे मन के विचार कैसे हमारे व्यवहार में बदल जाएंगे, वो साइकोलॉजी है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। हमारे एग्जाम के लिए सबसे जरूरी डेफिनेशन यही है कि भाई हम लोग किसका अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारे मन में जो चल रहा है, माइंड में, वो कैसे वो जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है हमारे एक्शन के रूप में, वही साइकोलॉजी है। और अगर नहीं भी पूरा है तो सोशल साइकोलॉजी में इसका एप्लीकेशन पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल साइकोलॉजी में, तो ये हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो ये विषय किसके बारे में है भाई, मन के बारे में है, मस्तिष्क के बारे में है, सोशल बिहेवियर के विज्ञान के बारे में है, और पेशेवर अभ्यास में विभाजित है। और जो है ये कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया है। क्योंकि साइकोलॉजी जो है भारत में जब पढ़ाई गई थी अंग्रेजों के समय से 90s में ही पढ़ाई गई थी, मतलब जो है 20वीं सदी की शुरुआत में साइकोलॉजी भारत में आना शुरू हो गई थी। साइकोलॉजी भारत में नहीं पढ़ाई जाती थी, ये वेस्टर्न वाला कल्चर है, लेकिन जर्मनी वगैरह है ना, वहाँ से आया वो कल्चर है, वेस्ट का कंसेप्ट है साइकोलॉजी। हमारे यहाँ पे नहीं था। हमारे यहाँ पे सनातन धर्म वगैरह जो व्यवस्था रही है मिडिवल पीरियड में, ज़्यादातर फोकस किस पे रहा है, फिलॉसफी पे रहा है, सोशलॉजी पे रहा है। ठीक है, तो साइकोलॉजी भी कहते हैं फिलॉसफी की देन है, तो ये वेस्टर्न फिलॉसफी का ब्रेन चाइल्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का उद्गम कहाँ से हुआ है भाई,
वेस्टर्न फिलॉसफी से हुआ है। अब जब हम थ्योरीज पढ़ाएंगे तो आपको डायरेक्टली समझ में आएगा, लेकिन अभी समझना क्या है कि साइकोलॉजी कोई एक इंडिपेंडेंट विषय नहीं है। और साइकोलॉजी पहले ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट माना जाता था, इसे साइंस कह दिया क्योंकि अब ये साइंस है। 2000 मतलब ये 21वीं सदी में हम बात कर रहे हैं, तो अब ये साइंस है। पहले ये आर्ट का विषय या फिलॉसफी का ही एक सब पार्ट या सब टॉपिक माना जाता था, लेकिन अब ये साइंस है। साइंस कैसे कहते हैं किसी विषय को? साइंस कैसे होता है? फिजिक्स साइंस है। क्यों है साइंस का पार्ट? क्योंकि उसमें हाइट है, डिस्टेंस है, सबको मापा जा सकता है, सबका नंबर बनाया जा सकता है, उसको आप फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं लेबोरेटरी में। इसका प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं साइकोलॉजी का? यस एंड नो। कुछ ऐसे जो हमारे कह सकते हैं बिहेवियर होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं हम ह्यूमन बिहेवियर के जो पार्ट्स हैं, हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर के पार्ट्स हैं, जैसे कि एटीट्यूड मापा जाता है, कुछ स्केल्स रहे हैं, इंटेलिजेंस मापने वाले स्केल रहे हैं, आईक्यू टेस्ट वगैरह मापा जाता है, एक नंबर निकाला जाता है। और जो हम साइको असेसमेंट पढ़ने वाले हैं आगे आगे क्लासेस में, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसमें भी स्कोर दिया जाता है पेशेंट को, कितना स्कोर इतना अच्छा, तो इसका मतलब वो कि उसका जो मतलब कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर है वो अच्छा है खराब है। ठीक है, जब भी न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में किसी को लेकर जाते हैं तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट कई बार होता है ना। तो क्या ये साइंस है? यस, कुछ हद तक। हालांकि कुछ बिहेवियर अभी भी मापे नहीं जा सकते हैं। जॉय, खुशी कैसे मापोगे आप? कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, ईर्ष्या कोई किसी से करता है, जलता है किसी से, कोई पैमाना अभी तक साइकोलॉजी में जलन का नहीं बनाया गया है ना। कुछ का बनाया गया, कुछ का नहीं। तो इसी वजह से साइकोलॉजी इज अ साइंस। यस, ठीक है, साइंस का पार्ट अभी मानेंगे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी जो है ये साइंस ऑफ माइंड और बिहेवियर से कनेक्टेड है, और इसमें एनिमल साइकोलॉजी होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी होता है। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी की जो मतलब चार्ट है वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, उससे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। वेस्टर्न कल्चर में संस्कृति में मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र की कोख से हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। साइकोलॉजी वाज बॉर्न फ्रॉम अ वॉम्ब ऑफ फिलॉसफी। द जर्नी हैज स्टार्टेड फ्रॉम द सर्च ऑफ सोल एंड हैज रीच्ड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। जैसे मैंने बताया कि फिलॉसफी में क्या मानते थे कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी आत्मा हमको करा रही है ना। वेस्टर्न कल्चर ये कहता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कुछ हद तक हमारा भी कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना। और जो यौगिक फिलॉसफी भी हम स्टडी करेंगे सोशल साइकोलॉजी में, उसको भी यही है कि सारी चीज़ें मन से शुरू होती हैं, इवन जो बीमारियां भी हैं वो मन से शुरू होती हैं, यौगिक फिलॉसफी कहती है। सोशल साइकोलॉजी में वो स्टडी करेंगे। तो पहले क्या ये मानते थे कि जब सब कुछ सोल ही करा रही है ना, तो फिलॉसफी का पार्ट हो गया। लेकिन जब इसको रेशनली देखा गया, रिलीजियन से हटा करके देखा गया, तो ये देखा गया कि भाई सोल नहीं करा रही है, ये जो भेजा है ना अंदर खोपड़ी के अंदर जो भगवान ने दिया है, सब कुछ इसके कारण हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब उसका पता लगाया गया, अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी अपने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर, और तो फिर जो है साइकोलॉजी को साइंस धीरे धीरे माना जाने लगा। एकदम से नहीं, शताब्दियां लग गई, है ना। 1600 के बाद 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग कह सकते हैं सोशल साइंटिस्ट आए, है ना। कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी स्टडी दी साइकोलॉजी के बारे में, और साइकोलॉजी को जो है कह सकते हैं वॉल्यूम देते चले गए, उसका स्कोप बढ़ाते चले गए। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इन डिटेल वी हैव टू लुक एट इट स्टेप्स इन डेप्थ। कैसे कैसे साइकोलॉजी जो है फिलॉसफी से अलग होकर के एक साइंस का रूप ली, ये हमको समझना है। ठीक है, तो जैसे मनोविज्ञान का दार्शनिक युग में आत्मा को आधार मानते थे, मतलब कोई व्यक्ति जो है गलत व्यवहार कर रहा है, किसी ने किसी का बलात्संग कर दिया, रेप कर दिया, माना उसकी आत्मा करप्ट हो गई है, इस वजह से उसने ऐसा किया। फिलॉसफी में ऐसा माना, झाड़ फूंक वगैरह पहले वेस्ट में भी होता था, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन जब यहाँ पर बाद में रिसर्च आगे बढ़ी 17th 18th सेंचुरी में, तो ये जाना गया कि भाई माइंड से कनेक्टेड है। किसी ने किसी का रेप क्यों किया, तो उसके माइंड का जो है हमको क्या करना पड़ेगा, उसका शोध करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। सिर्फ उसकी आत्मा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो पहले जो साइकोलॉजी है ये इंडिपेंडेंट साइंस ना होकर के फिलॉसफी का एक पार्ट हुआ करती थी, और इसको एनिमेटोलॉजी कहा जाता था, स्टडी ऑफ सोल इसको पहले कहा जाता था, जब तक इसको साइंस नहीं मानते थे। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, अब इसमें फिलोसफिकल एज में सर्च ऑफ सोल एंड नॉलेज के रूप में मानते थे। फिलोसफिकल एज में मानते थे कि सर्च ऑफ सोल एंड नॉलेज, इसी का जो हम लोग कह सकते हैं अध्ययन करेंगे, वो मनोविज्ञान होता था। ये हम किस युग की बात कर रहे हैं, जब साइकोलॉजी जो है फिलॉसफी का पार्ट मानी जाती थी। शुरुआत में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, और सबसे बड़े दार्शनिकों में से कौन? प्लेटो साहब ये कहते थे कि भाई जो है सोल कैसे काम करती है, इसी का अध्ययन ही ये कह सकते हैं साइकोलॉजी है।
इनका मानना था कि आत्मा शरीर से अलग है और ज्ञान जन्मजात होता है। उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान और विचारों की दुनिया पर बल दिया था। इन्होंने कहा था कि जो बच्चा पैदा होता है ज्ञान अपने साथ लेकर के माँ के कोख से आता है, ठीक है। जबकि इसी तर्क को कई बार आगे नकारा जाएगा। आगे के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपने अपने शोध में बताएंगे कैसे बात बिल्कुल गलत है कि बच्चा माँ की कोख से ही सारा ज्ञान लेकर के आता है, ये गलत है। आगे के साइंटिस्ट बताएंगे। लेकिन प्लेटो काफी पहले के हैं, देखेंगे 427 347 BC के हैं, बहुत पहले के। तो इनका दर्शन शास्त्र ही कहता था कि जो है डायरेक्ट नॉलेज है, मतलब बच्चा पैदा हुआ उसके माइंड में है नॉलेज, वो धीरे धीरे खुलती चली जाएगी, उसका विस्तार होता चला जाएगा। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान का एक आध्यात्मिक और एक बौद्धिक पक्ष होता है। प्लेटो के अनुसार शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है और आत्मा शरीर में कैद होकर के आती है। और इन्होंने कहा था कि डिवाइन आइडियाज होते हैं। उनका मानना था कि हम ज्ञान लेकर के पैदा होते हैं, सीखना केवल उस ज्ञान को याद करना होता है। यानी कि भगवान ने हमारे दिमाग की बत्ती मतलब बल्ब लगा कर भेजा है, एक समय पर उसको जलाना है, बस जलाने का काम कैसे करना है, पूजा पद्धति अध्ययन में सारा ये सब करके, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि सोल के 3 पार्ट होते हैं। क्या 3 पार्ट होते हैं? लॉजिक, करेज एंड लस्ट, ठीक है। ये मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ, इसको देखिए। हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। और मेरी क्लास में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि सर हिंदी में एक इंग्लिश में दोनों भाषाओं में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटोस व्यूज ऑन साइकोलॉजी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने चैरियट एलिगरी दी थी। यहाँ पे एक रथ दिख रहा है, तो हमारे आत्मा को समझाने के लिए, मन को समझाने के लिए एक रथ का तर्क दिया था, रथ जैसा बताया था, मतलब रथ के रूप में इसको समझाने के लिए कहा था। इसमें कहा था कि रथ या फिर रथी यानी कि जो चला रहा है, जो ड्राइव कर रहा है रथ को, वो होता है लॉजिकॉन यानी कि बुद्धि। जो हमारी बुद्धि होती है वो हमारे रथ का सारथी होती है। इसमें 2 घोड़े लगे होते हैं, एक होता है स्पिरिट यानी कि आत्मा। आत्मा एक उत्साही भाग होता है और ये किसको किसको दर्शाता है, मतलब ये क्या चाहता है ये घोड़ा? ये चाहता है कि साहस मनुष्य में रहे, सम्मान के लिए मनुष्य काम करे, महत्वाकांक्षा का स्रोत है और बुद्धि का सहयोगी होता है। और दूसरा ये घोड़ा, ये काले रंग से दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है इसको कुछ गलत दिखाया गया है। तो ये है आपका एपिटाइट। व्हाट इज दिस ब्लैक हॉर्स? ये एपिटाइट है, ये सोर्स ऑफ डिजायर है, प्लेजर है, जो भी हम चाहते हैं, है ना, जो भी क्षणिक सुख चाहते हैं, जो इंद्रियों के लिए सुख चाहते हैं, वो ये द्योतक है, ये काला घोड़ा, ब्लैक हॉर्स, ठीक है। तो ये एपिटाइट है, इसको एपिथाइमा कहा था। ये प्लेटो साहब ने कहा था कि सोर्स ऑफ डिजायर है, प्लेजर और बेसिक नीड्स, और सबसे कंट्रोल करने में डिफिकल्ट होता है ये वाला घोड़ा, ठीक है। ये स्पिरिट वाला घोड़ा तो रथ को सही जगह ले जाएगा, ये ध्यान भटकाएगा ये घोड़ा, ये गलत जगह रथ को ले जाने की कोशिश करेगा, क्षणिक सुख की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि आत्म तप से जब तक मनुष्य का शरीर जो अस्तित्व में नहीं आया था, आप माँ के कोख से बाहर नहीं आए, तब से आत्मा है वो आपके शरीर में शामिल हो जाती है, समाहित हो जाती है। उन्होंने कहा था कि 3 पार्ट होते हैं सोल के, और मनुष्य का कर्तव्य है कि इस पार्ट को आगे बढ़ाए, इसको नियंत्रण में रखे। यानी कि ये जो सफेद घोड़ा यानी जो स्पिरिट है वो अच्छे की तरफ गाइड करेगा, उसकी तरफ जाना है। काले घोड़े को भाई कंट्रोल कर लेना है, क्योंकि ये जो है एपिटेटिव पार्ट है और डिजायर की तरफ ले जाएगा, है ना, गलत चीजों की तरफ ये मन भटकाएगा। तो ये इन्होंने कहा था प्लेटो ने, ठीक है। तो प्लेटो की जो थिंकिंग है इसको आप स्टडी करिएगा। जीवन का लक्ष्य प्लेटो ने क्या बताया था? इंद्रिय संसार से हटकर शाश्वत रूपों और शुभ के संसार की ओर उन्मुख करना, यानी कि हमको सफेद घोड़े के बताए हुए मार्ग पर जाना है। काला घोड़ा भी जरूरी है बेसिक नीड्स के लिए, भाई भोजन नहीं खाएंगे मर जाएंगे, क्या ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे? तो काला घोड़ा भी जरूरी है, सफेद घोड़ा भी जरूरी है, दोनों को कंट्रोल में रखना है। मतलब सफेद घोड़ा सही दिशा में ले जा रहा है तो उसको फॉलो करना है रथी को, और काले घोड़े को थोड़ा सा बांध के नियंत्रण में रखना है। ये है मामला, ये प्लेटो ने इसका तर्क दिया था, ठीक है। प्लेटोज व्यूज ऑन साइकोलॉजी ये है। अब अरिस्टोटल या फिर अरस्तु जिसको बोलते हैं, इनका थॉट क्या था भाई? ठीक है, ये प्लेटो के बाद के हैं। तो प्लेटो के विपरीत कहा था, इन्होंने कहा था कि नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। प्लेटो की बात को नकार दिया अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल भाई का कहना था, अरिस्टोटल महोदय का कहना था कि नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि ये बल्ब फिट होके नहीं आता है, बल्ब बनाना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। इन्होंने कहा था नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। अपनी बुक डी एनिमा में इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी की बात की थी, एक्सप्लिसिटली साइकोलॉजी नहीं लिखा लेकिन साइकोलॉजी से कनेक्टेड बात की। इन्होंने कहा कि जो है हृदय को चेतना का केंद्र माना था, यानी कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू बिहेवियर। अभी आप मानिए कि जो भी हम करते हैं वो हमारे हृदय से आता है, हालांकि बाद में इन्होंने हृदय को करेक्ट करके माइंड कह दिया था। हृदय से कुछ नहीं आता भाई, सब मीम वाली बातें हैं कि आपका दिल जहां कहता है वहां जाओ। दिल क्या कहेगा भाई? दिल का काम ब्लड पंप करना है ना।
दिल का काम क्या, ब्लड पंप करना, वो कहीं नहीं बताता कुछ। ये सब फिलोसफर लोगों की बकर डैश है कि जो है ये आपका दिल कह रहा है वहां जाओ, आपका दिल कह रहा है तो ये काम करो। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ माइंड कहता है। साइकोलॉजी यही है कि माइंड क्या कह रहा है, ठीक है। तो अरिस्टोटल ने मनोविज्ञान को आध्यात्मिकता की अवधारणा से अलग करके अवलोकन की ओर मोड़ा था, यानी कि ऑब्जर्वेशन, कि भाई ऑब्जर्वेशन के आधार पर बात करनी है। हम इसे रिलीजियस एंगल से ना देखें कि बच्चा एकदम से जो पैदा हुआ बच्चा वो 3 साल में इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल रहा है, उसको हिंदी कोई नहीं सिखाया, लेकिन वो अपने माँ बाप अपने आसपास के लोगों को हिंदी बोलते देखकर हिंदी भाषी स्टेट में जन्मा बच्चा हिंदी बोल रहा है, और तमिल भाषी क्षेत्र में जन्मा बच्चा, तमिल के एक गांव में, तमिलनाडु के एक गांव में पैदा हुआ बच्चा 3 साल के बाद एक फ्लुएंट तमिल बोल रहा है, उसको तमिल कोई नहीं सिखाया, ठीक है। जैसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत कठिन कठिन भाषाओं के क्षेत्र में जन्मे बच्चे एकदम वही भाषा फ्लुएंटली बोलने लगते हैं, जबकि उनका कोई भी प्रॉपर व्याकरण अध्ययन नहीं कराया गया, ठीक है। वो बोलने लगते हैं, बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफी हद तक रिलेटेबल लैंग्वेज बोलने लगते हैं। ये कैसे हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन इसमें देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, कैसे बच्चा एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, ठीक है। तो अरिस्टोटल का विषय, मतलब जो अरिस्टोटल का सिद्धांत है साइकोलॉजी के बारे में, वो प्लाटो से बिल्कुल क्या कह सकते हैं अलग हो गया, ठीक है। तो अरिस्टो का विचार जो है मनोविज्ञान पर, वो डी एनिमा नामक अपनी बुक में दिया था। इन्होंने कहा था कि भाई एक साइकी होती है, यानी कि आत्मा, और एक जीवित शरीर होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं कि साइकी जो है इसके 3 भाग होते हैं, रेशनल सोल जिसको इंटेलेक्ट बोलते हैं, ठीक है, सेंसिटिव सोल ये एनिमल्स में होती है, और न्यूट्रिटिव सोल ये प्लांट में होती है। न्यूट्रिटिव सोल का ये काम है ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन के बारे में पौधों को भान कराना। सेंसिटिव सोल जो यानी कि परसेप्शन के बारे में, डिजायर के बारे में, लोकोमोशन के बारे में, मेमोरी के बारे में एनिमल्स को गाइड करती है, और मानवों को गाइड करने वाली जो रेशनल सोल है उसमें क्या क्या होता है, उसमें रीजन होता है, थॉट्स होती हैं, विचार होते हैं, डेलिब्रेशन, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। तो परसेप्शन और थॉट जो है ये कहाँ से आता है? अरिस्टोटल ने कहा था ये हमारे सेंस ऑर्गन से आता है, जो हमारे नाक, आंख, कान, जीभ जो भी महसूस करते हैं, स्वाद लेते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो उसी से कॉमन सेंस डेवलप होता है, कॉमन सेंस से इमेजिनेशन बनता है, मेमोरी और पैसिव इंटेलेक्ट। तो ये सब इन्होंने बताया। लेकिन आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि कोई भी चीज ऐसे चार्ट से क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। क्या अरिस्टोटल ने जो भी चीज बताई ये रेशनल सोल वाली, क्या इसका कोई एक्सपेरिमेंट या फिर कोई इसका उदाहरण दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ये खाली इनका एक तर्क था, ये एम्पेरिकल नहीं था, यानी कि इसका एक परीक्षण, लैब परीक्षण नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको नकार दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने प्लेटो के विचारों को नकारा तो कि भाई रिलीजियस एंगल से हट करके साइंटिफिक एंगल से देखते हैं, लेकिन इनका एंगल भी उतना साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने आत्मा के प्रकार बताए। उन्होंने कहा जन्म के समय मन खाली तख्ते की तरीके होता है, सब कुछ इंद्रियों के माध्यम से सीखा जाता है, और इन्होंने एसोसिएशन का नियम दिया था। एसोसिएशन के नियम में कुछ चीजें हैं, ये थोड़ा आगे के साइंटिस्ट ने यूज की थी, मतलब ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं साइंस की तरफ जाता है, इनका लॉ ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इन्होंने कहा था एवरीथिंग इज लर्न थ्रू सेंसेस। हमारे आंख, नाक, मुख है ना, इन सब जो सेंस ऑर्गन्स से जो हमको एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो सेंस ऑर्गन्स हैं जो हम बाहरी चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, वो हमारे माइंड में थॉट कैसे बनाता है, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने एक लॉ ऑफ एसोसिएशन, साहचर्य के नियम दिए थे। साहचर्य के नियम जो है ये कैसे काम करते हैं? साहचर्य के नियम के 3 भाग हैं। इन्होंने कहा था लॉ ऑफ एसोसिएशन हमारे सभी मानवों में डेवलप हो जाता है, किसके माध्यम से? सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से। सेंस ऑर्गन से जो भी हम परसीव करते हैं हमारे अंदर लॉ ऑफ एसोसिएशन के रूप में इम्प्लीमेंट होने लगता है। कैसे? इसमें 3 भाग हैं। जैसे विपरीतता का नियम दिया है, दिन और रात, विपरीत चीजों का मानसिक संबंध हमारा मन बना लेता है। जैसे हम रात होते हुए देखें, अगले दिन दिन देखें। कोई भी बच्चा जन्मा, रात में पैदा हुआ, अगले दिन दिन हो गया, फिर रात हो गई, फिर दिन हो गया, फिर दिन हो गया, फिर रात हो गई। तो उसने समझा कि एक रात होती है, एक दिन होती है, तो दोनों का एक उसने कंट्रास्ट ढूंढ लिया, ठीक है। उसने ढूंढ लिया कि जो है रात का उल्टा दिन होता है, दिन का उल्टा रात होती है। मैं बता रहा हूं कि आप इसको देख भी सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी छोटे बच्चे से आपका सरोकार हो, आपके परिवार में हो, घर में हो, है ना, जानने वालों में हो, वो 2 से 2.5 साल का हो, आप उससे पूछेगा रात का उल्टा क्या होता है, वो दिन बता देगा, भले ही वो स्कूल में एडमिशन ना हुआ उसका, तो है ना। तो ये सेंस ऑर्गन से हम लोग जो है सीख जाते हैं विपरीतता का नियम। और इन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि हमारा जो मन है वो 2 एक जैसी चीजों को लिंक करने की कोशिश करता है। जैसे ये फूलदान है,
और ये फूलदान है। तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। किस में एक जैसे हैं? शेप में एक जैसे हैं, डिजाइन में अलग अलग हैं। तो हमारा मन जो है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ये अंदाजा लगा लेता है ये दो फूलदान एक जैसे हैं, लेकिन इनका डिजाइन अलग अलग है ना, कलर अलग अलग है, और जो शेप है वो एक जैसा है। तो हमारा मन ये अंदाजा लगा लेता है। फिर इन्होंने कहा था लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि हमारा जो मन है वो एक जैसी मिलती जुलती चीजों से कह सकते हैं ये अंदाजा लगा देता है कि एक के बाद दूसरी चीज होगी, है ना। सामीप का नियम ये बताया था कि जैसे अगर हम बादल गरजते हुए देखते हैं तो हम तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं कि जो है पानी बरसने वाला है, ठीक है। ऐसे कई सारी घटनाक्रम है, एक घटना से दूसरी घटना को हम लोग लिंक करने लगते हैं। तो ये कॉन्टिग्यूटी का नियम है, समीपता का नियम है। ये बताया था किसने? जो है अरिस्टोटल ने। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लॉजिकल फील आपको हो रहा होगा, ये सिलॉजिकल भी है। इसी को आधार बना करके कई सारे जो आगे के सदियों के साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज प्रस्तुत की, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं, अलग अलग करके। हिपोक्रेटिस की बात करें तो इन्होंने पर्सनालिटी को जो है क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी हमारा मेन टॉपिक स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी है, लेकिन पर्सनालिटी भी आगे टॉपिक है। तो इन्होंने क्या किया था? व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक द्रव्यों के आधार पर करने का प्रयास किया था। किसने? हिपोक्रेटिस ने। इन्होंने कहा था कि जो है मेडिकल मतलब कह सकते हैं कि जो है 4 तरीके की जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके बैलेंस के आधार पर किसी की पर्सनालिटी बनती है, ठीक है। ब्लड, जो ब्लड टाइप होते हैं व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक और फ्रेंडली पर्सनालिटी के होते हैं। जिनके अंदर येलो बाइल पाया जाता है वो एंग्री और इरिटेबल नेचर के होते हैं। ब्लैक बाइल जिनमें पाया जाता है वो सैड और सीरियस टेंडेंसी के होते हैं। फेलगम जिनमें होता है वो काम और लिथार्जिक नेचर के होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी फ्लूइड्स जो है हमारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करते हैं। ऐसा यहाँ पे हिपोक्रेटिस ने कहा था। जब हम पर्सनालिटी पढ़ेंगे तो ये चीज रिकॉल भी करेंगे। तो एक कह सकते हैं साइकोलॉजी में इनका भी कंट्रीब्यूशन है। आगे अब इतना सब कुछ चलता रहा, आ गई जो है रिनाइसेंस पीरियड या फिर 17th सेंचुरी, ठीक है। 17th सेंचुरी आ गई। यहाँ पर 17th सेंचुरी को वेस्टर्न में एक रिनाइसेंस का पीरियड यानी कि पुनर्जागरण काल मानते हैं। जैसे कि भारत में पुनर्जागरण का काल माना जाता है कि जब अंग्रेज लोगों का आना शुरू हुआ था, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर हुआ था, तो एक पुनर्जागरण का फेज भारत में भी उदय हुआ था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब समाज खुले थे और समाज सुधार शुरू हुआ था। जो गलत प्रथाएं घर कर गई थी, बहुत सारे कल्चरल मिक्स की वजह से, आक्रांताओं के आक्रमण की वजह से, दिल्ली सल्तनत वगैरह की स्थापना के वजह से सेंट्रल एशिया कल्चर यहाँ पे थोपा गया था एक तरीके से। तो उसकी वजह से ये महसूस किया गया कि हमारा जो एंशिएंट कल्चर था वो बेहतर है, ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक है, और अभी भी उसको हमको वापस लौट करके लेकर के आना है क्योंकि यहाँ कल्चर अच्छा नहीं है। इसी को पुनर्जागरण बोलते हैं, जब आप पुराने अच्छे कल्चर की ओर लौटना चाहते हैं। तो वही यहाँ पे वेस्ट में हुआ था, 17th सेंचुरी वो पीरियड है। तो जब वहां पर रिनाइसेंस हुआ, सोशलॉजी के क्षेत्र में हुआ, तो साइकोलॉजी का क्षेत्र कैसे बच जाएगा? तो यहाँ पर एक बौद्धिक क्रांति की शुरुआत का समय माना जाता है 17th सेंचुरी में, ठीक है। आत्मा जैसे धार्मिक शब्द को पीछे छोड़कर मन और चेतना के तार्किक विश्लेषण पर बल दिया गया। जैसे हमारे कह सकते हैं जो राजा राम मोहन रॉय साहब थे, उन्होंने कहा जब ये स्थापना हुई, जो है उन्होंने अपने विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की, ब्रह्म समाज वगैरह की, तो उन्होंने यही तो कहा था कि भाई पुरोहित से आपको वेद समझने की आवश्यकता क्या है? पुरोहित क्या बताएगा? हर ह्यूमन बीइंग में इतना इंटेलेक्ट है कि वो वेदों की भाषा समझ सकता है। आप उसे लोकल लैंग्वेज में मेरा ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए बंगाली में, आप लोग वेद वेदांत समझ जाएंगे। तो राजा राम मोहन रॉय का यह कहना था कि आप वेदों को अपने पर्सपेक्टिव से पढ़िए, क्योंकि हमारे वेद खुद कहते हैं कि सभी व्यक्तियों में सामर्थ्य है वेद को समझने का। आपको पुरोहित से समझने और इंटरप्रिटेशन कराने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे वेस्ट में क्या हुआ था 17th सेंचुरी में, उन्होंने कहा था कि आत्मा के नाम पर काफी हमको बेवकूफ बनाया गया है। आत्मा जैसे शब्द को छोड़ करके हमें अब लॉजिक के बारे में बात करना है। तो जहाँ पर लॉजिक के बारे में बात आएगी तो ह्यूमन बिहेवियर में भी लॉजिक लगाया जाएगा। मानव क्यों अच्छे या बुरे होते हैं, कोई व्यक्ति राजा क्यों बनता है, कोई व्यक्ति भिखारी क्यों पड़ा है, कोई व्यक्ति समाज कार्य के लिए काम कर रहा है, कोई अच्छा टीचर, कोई अच्छा वकील, अच्छा डॉक्टर है, समाज सुधार के लिए काम कर रहा है, और कोई व्यक्ति नाली के किनारे पी करके पड़ा हुआ है, क्यों है ऐसा? कोई व्यक्ति पुलिस वाला है, कोई व्यक्ति जो है चोर है, ऐसा क्यों है? तो जाहिर सी बात है कि जब हर जगह आप लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पर भी लॉजिक लगेगा कि मानव के व्यवहार क्यों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसी में साइकोलॉजी में भी यहाँ पर विकास होता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं रेने डेस्कार्टे का विचार अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं 17th सेंचुरी में, ठीक है। ये हम लोग इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, या फिर फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी एग्जाम में आया तो आप रेने डेस्कार्टे लगा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा,
एक चीज और बता दें कि आगे कई साइंटिस्ट को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, सभी सही क्यों होंगे, क्योंकि अलग अलग सेंचुरीज, अलग अलग कालखंड में हम बात कर रहे हैं। 17वीं सेंचुरी के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट या फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी रेने डेस्कार्टे हो जाएंगे, जबकि 18वीं सेंचुरी में कोई और हो जाएगा और 19वीं सेंचुरी में कोई और हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी फैक्ट गलत या सही इसमें नहीं मानिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले रेने डेस्कार्टे, और उन्होंने जो कार्टेशियन डुअलिज्म की बात की थी, कार्टेशियन डुअलिज्म, ये थ्योरी हमको पहली स्टडी करनी है। मैं आपको थ्योरीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आगे साइकोलॉजी में, इस क्लास में, आगे क्लासेस में कई सारी हम लोग थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। थ्योरीज में बिल्कुल भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। थ्योरीज में क्या है, बेसिक थ्योरी क्या कहती है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, कुछ वर्ड मीनिंग आपको तैयार करने पड़ेंगे और उस थ्योरी को एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लीजिएगा, बस आपका काम हो गया। आप एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व करके ले जाएंगे। मटेरियल को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि सर थ्योरी कैसे पढ़ेंगे, हम तो कभी थ्योरी पढ़े ही नहीं। तो कभी कोई काम नहीं किए तो क्या कभी नहीं करते हैं? ठीक है, ऐसा मत सोचिए। कोई व्यक्ति कभी वो चीज नहीं करता, लेकिन अंत में तो वो चीज करता ही है ना। ठीक है, तो इस सिद्धांत के साथ यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन द्वैतवाद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन डुअलिज्म क्या कहता है? ठीक है, तो कार्टेशियन ने मतलब ये रेने डेस्कार्टे जो व्यक्ति थे, इन्होंने एक मतलब 17वीं सेंचुरी में कोई ऐसे लैब वगैरह तो होते नहीं थे, है ना, इतनी मॉडर्न लेबोरेटरी वगैरह सिस्टम नहीं थे, ना ही इतना ज्यादा साइंस टेक का डेवलपमेंट हुआ था कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस का एक पूरा चार्ट वगैरह बना सके। तो उन्होंने सब चीज पर डाउट करना शुरू कर दिया। जो भी चीज उनको लगता था कि वो प्रूफ नहीं कर सकते, उन्होंने सब पे शक किया। ठीक है, तो अंत में जो है उन्होंने किस चीज पर शक नहीं कर पाए, अंत में पाया कि वो अपनी सोच पर संदेह नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब हर चीज पर वो शक कर रहे थे कि क्या सूरज को भगवान ने बनाया है? भाई मैं तो शक करूंगा, मैंने नहीं देखा भगवान को सूरज को बनाते हुए। नदियों में पानी भगवान ने भरा है, भाई मैं तो शक करूंगा, मैंने नहीं देखा कि भगवान पानी डाल रहे हैं ऊपर से, है ना। लेकिन एक चीज जो उन्होंने देखा कि वो कंटिन्यू रही कि वो अपनी सोच पर शक नहीं कर पाए, क्योंकि सोच से ही तो वो समझ पा रहे हैं, सोच से ही वो तर्क कर पा रहे हैं कि इस दुनिया को, जैसा कि 17वीं सेंचुरी में पहले सब चर्च वाले पढ़ाते थे कि सब कुछ ईश्वर का है, फलाना है, वो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर सब छीन लेगा तुमसे, ये है वो है। तो सब उन्होंने तर्क से समझा। उन्होंने समझा कि भाई मैं क्यों सोच रहा हूं ऐसा, क्या सोच के पीछे भी कुछ है, क्या मैं अपनी सोच को नकार सकता हूं? तो उन्होंने सोचा नहीं। तो उन्होंने अंत में किसको सुप्रीम माना? अपनी थिंकिंग को। ठीक है, तो उनका ये प्रसिद्ध सूत्र निकाला उन्होंने, कॉगिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। जो भी चीज सोचती है वो उसका अस्तित्व है, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। ठीक है, ये इनका तर्क था रेने डेस्कार्टे का। ठीक है, उन्होंने सिद्ध किया कि चेतना ही अस्तित्व का प्रमाण है, जिस चीज में कॉन्शियसनेस है वो चीज एग्जिस्ट करती है, बाकी सब नॉन लिविंग है, ऐसा उन्होंने मानना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि संसार में दो चीजें होती हैं, एक सोचने वाला तत्व जो कि हमारा मन होता है, जो कि अभौतिक, अमर और स्वतंत्र होता है। ह्यूमन माइंड को इन्होंने माना था इममटेरियल, इमॉर्टल और इंडिपेंडेंट। ह्यूमन माइंड को इन्होंने इमॉर्टल, इंडिपेंडेंट और इममटेरियल माना था। द अदर सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी विच इज लाइक अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ओबेस फिजिकल लॉस। उन्होंने कहा था कि एक दूसरा जो तत्व है संसार में जो भौतिक नियमों की पालन करता है, भौतिक यंत्र की तरीके जो काम करता है, वो है हमारा शरीर। यदि मानो शरीर अलग अलग है तो एक साथ कैसे काम करते हैं? तो उन्होंने कहा था कि ब्रेन जो है हमारे माइंड से एक पीनियल ग्लैंड के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, यह वह बिंदु होता है जहां पर मन शरीर को निर्देश देता है और शरीर मन को संवेदनाएं भेजता है। उनका मानना था कि ईश्वर, गणित और स्वयं का ज्ञान जैसे कुछ विचार हमारे मन में जन्म से ही होते हैं। उन्होंने अंत में सोचा कि आइडिया ऑफ गॉड, मैथमेटिक्स एंड सेल्फ नॉलेज, ये हमारे अंदर बर्थ से ही है। कुछ चीजें हम एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखते हैं और कुछ चीजें हमारे शरीर में फिट होकर के आई, हमारे माइंड में फिट होकर के भगवान ने भेजी हैं। दो चीजें उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि भाई थिंकिंग तो निश्चित तौर पर ईश्वर ने ही हमको दी है, अदरवाइज मैं ये सब चीजें डाउट भी ना कर रहा होता। ठीक है, रेने डेस्कार्टे एक फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ थे। इनको जो है दर्शन शास्त्र का आप फादर भी कह सकते हैं। ठीक है, आधुनिक दर्शन का जनक भी कह सकते हैं। इनका जो फेमस सिद्धांत है कॉगिटो अर्गो सम, ये एग्जाम में आ भी सकता है कि भाई कॉगिटो अर्गो सम ये किसका कथन है? तो ये रेने डेस्कार्टे का है। एग्जाम के लिए फैक्चुअल पार्ट ध्यान रखिएगा। मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है, ये इनका कहना था। ठीक है, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने कहा था कि मन एक चिंतनशील पदार्थ है। सोचना, संदेह करना, महसूस करना, कल्पना करना, चाह रखना किसी चीज की, सब मन द्वारा निर्देशित होता है। शरीर एक विस्तारित पदार्थ है, जो हमारा मन कहता है वही शरीर करता है। हमारा मन कह रहा है कि इसको ऐसे उछाल दो, ऐसे कैच कर लो, तो हमने कर लिया।
ये रेने डेस्कार्टे कहते थे। ठीक है, और चिंतनशील पदार्थ जो है मन की क्रियाएं करता है, सोचना, संदेह करना, समझना, चाहना, ये सब मन से होता है, यानी कि माइंड से। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि इंटरैक्शन कैसे होता है, जैसे हम बता दिए कि दो अलग अलग पदार्थ हैं, शरीर अलग है, मन बिल्कुल अलग है, तो कैसे मन शरीर से कनेक्ट होता है। इन्होंने कहा था कि इंटरैक्शन होता है पीनियल ग्लैंड के थ्रू। पीनियल ग्लैंड जो है सीट ऑफ सोल इन्होंने कहा था। ठीक है, मेंटल और फिजिकल इन्वायरमेंट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं पीनियल ग्लैंड के माध्यम से। और इमोशंस को इन्होंने पैशन ऑफ सोल कहा था। इमोशंस आर द पैशन ऑफ सोल। इमोशंस अराइज व्हेन बॉडी इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। हमारे भावनाएं तब मतलब जो है निकलती हैं, भावनाएं तब जो है सामने आती हैं जब हमारा शरीर किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इन्होंने कहा था कुछ आइडियाज इन्नेट होते हैं, यानी कि आत्म का भाव, मैं हूं, मैं जीवित हूं, ये भाव जो है भगवान ने हमारे अंदर डाल करके भेजा, ये नहीं सीखने की जरूरत है। सेल्फ, गॉड, मैथमेटिकल ट्रूथ्स, लॉजिकल प्रिंसिपल्स, ये सब इननेट आइडियाज हैं और बाकी आइडियाज इन्हीं आइडियाज से एक्सटेंड होते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रेने डेस्कार्टे ने कहा था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रिटिश अनुभववाद यानी ब्रिटिश एम्पायरिज्म की। ब्रिटिश एम्पायरिज्म या हम लोग कह सकते हैं साहचर्यवाद भी इसको कहा जाता है। अनुभववाद, साहचर्यवाद एक ही चीज है और इंग्लिश में इसको एम्पायरिज्म कहेंगे। ये टर्म रट लीजिए क्योंकि ये बार बार आएगा। अनुभववाद इज इक्वल टू साहचर्यवाद और एम्पिरिसिज्म इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, अब यहां से मतलब जो ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म है, इसी से साइकोलॉजी जो है धीरे धीरे साइंस की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो सब तर्क पे आधारित है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने सोल से कनेक्टेड बता दिया, किसी ने कह दिया कि जो हमारे विचार हैं वो जन्म से हैं, किसी ने कहा कि भाई हम हर चीज सीखते हैं, है ना। तो ये सब चीजें चलती रही। अब यहाँ पर ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म आता है। एम्पिरिसिज्म का विचार कई सारे कुछ साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर देते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी कर रहेंगे। तो ये जो है ब्रिटेन के कुछ थिंकर्स ने, उन्होंने जो है डिस्कार्टे के जन्मजात विचारों के सिद्धांत के विपरीत अपने विचार रखे थे। यानी कि डिस्कार्टे जैसे कह रहे हैं कि सेल्फ का भाव है ना, मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस है ना, गॉड का भाव, ये सब बच्चे में जन्म से होता है, उसको कोई नहीं सिखाता है। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर कुछ लोगों ने बात की। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग हैं, जैसे जॉन लॉकी हैं। जॉन लॉकी एक विचारक हैं ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म के। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में इन्होंने विचार रखा कि जन्म के समय बच्चा एक कोरी स्लेट की तरीके होता है। जन्म के समय बच्चा कैसा है, एक कोरी स्लेट की तरीके होता है। जन्म के समय एक ब्लैंक स्लेट की तरीके होता है, यानी कि जैसे मेरे बोर्ड में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, अभी हम ब्लैंक स्लाइड ले लें कोई, तो ब्लैंक स्लेट की तरीके होता है, उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता, हम कुछ भी जानते हैं बाह्य जगत के अनुभवों और मन के चिंतन से प्राप्त करते हैं। तो रेने डेस्कार्टे का विचार हटा दिया। रेने डेस्कार्टे ने कहा था कि सेल्फ का भाव, गॉड का भाव, मैथमेटिकल ट्रुथ्स का भाव, ये सब इननेट आइडियाज यानी जन्म से ही बच्चे में आ जाते हैं। जबकि ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, वो कोरी स्लेट के तरीके होता है, उसमें कोई विचार नहीं होता, सब कुछ धीरे धीरे एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो जॉन लॉकी ने विचार प्रस्तुत किया टैबुला रसा नामक ये विचार, टैबुला रसा जो कह सकते हैं कंसेप्ट है टैबुला रसा, ये किसने दिया था, जॉन लॉकी ने दिया था अपने इस एसे में, एक निबंध उन्होंने लिखा और टैबुला रसा कहा। टैबुला रसा क्या है, टैबुला रसा वो खाली स्लेट है, बच्चे का दिमाग खाली स्लेट है जिसके साथ वो जनता है, उसी स्लेट में चीजें भरती चली जाती हैं उसके अनुभव के आधार पर। ठीक है, डेविड ह्यूम भी ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म के विचारक हैं। ह्यूम ने इस विचार को चुनौती दी कि मानवीय ज्ञान पूर्ण रूप से अमूर्त तर्क पर आधारित होता है। उन्होंने कहा कि जो मानवीय ज्ञान है दो प्रैक्टिकल फाउंडेशन पर टिका है, एक है अनुभव यानी एक्सपीरियंस। ठीक है, हम चीजों को इसीलिए जान पाते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें जानकारी देती हैं। हमारे मस्तिष्क में मौजूद हर विचार चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, बिना किसी अनुभव के आ ही नहीं सकता है। ठीक है, डेविड ह्यूम ने कहा था कि जो कुछ भी बच्चे से लेकर बड़े तक हमने सीखा है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आया है। आप कोई भी विचार माँ की कोख से लेकर के नहीं पैदा हुए थे, ये विचार डेविड ह्यूम ने रखा था। ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म को मानने वाले विचारकों की एक सूची दे देंगे आपको एग्जाम में और पहचानने को आएगा कि ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म को मानने वाला स्कॉलर कौन सा था। तो नाम ध्यान रखना है, जॉन लॉकी डिस्कस किया हमने, डेविड ह्यूम डिस्कस किया और आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कस्टम और हैबिट का कंसेप्ट यहाँ पे डेविड ह्यूम ने दिया था कि एक तो एक्सपीरियंस से सीखते हैं और एक कस्टम और हैबिट से सीखते हैं हम। ठीक है, एक फिलोसफिकल मूव भी था ये, कस्टम या हैबिट, आदत। ठीक है,
ह्यूम ने विचार रखा था कि तार्किक रूप से हम साबित नहीं कर सकते कि भविष्य की अतीत की तरीके होता है, जैसे सूरज कल भी उगेगा, कोई बच्चा ये साबित नहीं कर पाएगा जब तक आगे पढ़ेगा नहीं, लेकिन क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतनी बार सूरज उगते हुए देखा है रात के बाद कि उसे एक अंदाजा लग जाता है कि आगे सूरज उगेगा। बच्चे जो होते हैं, आपने मुस्लिम बच्चों को देखा होगा, ईद कैसे मनाई जाती है उनको 2 ही 3 साल से पता होता है, क्योंकि पिछले साल जब वो मतलब 2 साल के हुए थे तो ईद उन्होंने काफी जोर शोर से अपने घर वालों को मनाते हुए देखा था। तो कस्टम और हैबिट भी हमारे विचारों को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो हम अपने आसपास होते हुए कस्टम देखते हैं। ठीक है, आर माइंड आर हार्ड वायर्ड टू एक्सपेक्ट रेगुलरिटीज, ये काफी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था डेविड ह्यूम ने कि रेगुलरिटीज एक्सपेक्ट करने का हमारा माइंड एक हार्ड वायर्ड है, यानी कि आपको चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं। जैसे मेरे लेक्चर चल रहा है, निश्चित तौर पर खत्म हो गया, अनंत काल तक नहीं चलता रहेगा। आप ड्यूरेशन कोई लोग चेक करते हैं कि कितना बचा है, तो हमारा माइंड जो है रेगुलरिटीज जो है एक्सपेक्ट करता ही करता है। ठीक है, ह्यूम ने अनुभववाद की अवधारणा को और एक्सटेंड किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो भी इंप्रेशन यानी जो थॉट्स और इंप्रेशन है हमारे माइंड में, ठीक है, वही उसी से जो है बच्चे सीखते हैं। और जो साहचर्यवाद के नियम पर बल दिया था एसोसिएशनिज्म, यानी कि हमारा दिमाग सरल अनुभवों को आपस में जोड़कर जटिल विचारों का सृजन करता है। ह्यूम ने कहा था तो छोटे छोटे अनुभव जो हमारा माइंड कलेक्ट करता जाता है उससे मिला करके जटिल विचार बना देता है। ठीक है, जेम्स मिल एक विचारक हैं ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म के। ठीक है, इन्होंने इलेबोरेट किया था इनके ह्यूम के एसोसिएशनिज्म या साहचर्यवाद के कंसेप्ट को। जेम्स मिल ये कहते थे कि मानव मन लॉ ऑफ कंटिग्यूटी यानी निकटता के नियम के आधार पर, सामीप्यता के आधार पर निष्क्रिय रूप से काम करता है, जबकि लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के नियम के आधार पर और लॉ ऑफ विविडनेस या उस जुड़ाव या साहचर्यवाद को मन में पक्का कर लेता है। इन्होंने कुछ यहाँ पे लॉ बताए कि लॉ ऑफ कंटिग्यूटी मतलब रात है तो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि सुबह होगी, भले ही उसको एकदम से नहीं पता है लेकिन वो मान के चल रहा है, उसका माइंड मान के चलता है कि सुबह होगी। जबकि लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि जब वो बार बार एक चीज होते हुए देखता है कि हर साल दीपावली या ईद आती है, तो आवृत्ति का नियम उसको ज्यादा उसके माइंड में जो उस विचार को पुख्ता कर देता है। और स्पष्टता का नियम इन्होंने दिया था, लॉ ऑफ विविडनेस, जेम्स मिल ने। उन्होंने कहा था कि किसी बच्चे के सामने या फिर एक नए ट्रेन होते ह्यूमन माइंड के सामने कोई घटना बहुत गहरी हुई हो, ठीक है, जिसने उसके माइंड पर बहुत गहरा प्रभाव डाला हो, तो उससे भी विचार प्रभावित होते हैं। जैसे क्या आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं, बहुत बेचारे बच्चे जिनके माता या पिता की डेथ बहुत पहले हो जाती है, जब वो 2-2.25 साल के होते हैं, उनका माइंड मेकअप बहुत अलग तरीके का होता है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे से मिले हैं तो आप देखेंगे कि उसका माइंड नॉर्मल बच्चों जैसे वर्क नहीं करता है कई बार, है ना। तो ये इन्होंने एक तरीके से बताया जेम्स मिल ने कि ऐसा होता है। आगे जो हम 20वीं सेंचुरी में जो व्यवहारवादियों कंसेप्ट या फिर बिहेवियरिज्म थ्योरी को मानने वालों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे साथ हुई चीजों से कनेक्टेड रहता है। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये जेम्स मिल के ही पुत्र थे। जॉन स्टुअर्ट मिल जेम्स मिल के ही पुत्र थे, उन्होंने भी साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम किया था। ठीक है, इनका जो व्यू था वो ये कहता है कि मन को समझने के लिए फिजिक्स के बजाय केमिस्ट्री के सिद्धांत का सहारा लेना होगा, यानी कि मेंटल केमिस्ट्री काम करती है, फिजिक्स के तरीके नहीं काम करते, यानी कि आइडिया सिर्फ एक के ऊपर एक ईंटों के तरीके नहीं जुड़ते जाते हैं। जैसे पहले के जो डेविड ह्यूम है, जो जेम्स मिल है, ये लोग क्या कह रहे हैं कि थॉट्स जो है इस तरीके से होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक के तरीके की, ये थॉट है, फिर ये थॉट है ना, फिर थॉट है, तो आपस में एक ईंटों की दीवार बना रहे हैं, ऐसा अवधारणा मानते थे वो लोग। लेकिन जो ये जेम्स क्या कह सकते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल साहब हैं, इन्होंने कहा था कि हमारा माइंड ऐसे नहीं काम करता है, हमारा माइंड विचारों को फिजिकली नहीं जोड़ता है बल्कि केमिकली जोड़ता है, यानी कि दो विचार आपस में मिलकर के कुछ नया विचार भी बनेगा। ठीक है, और इसी से हमारा बिहेवियर प्रभावित होगा। दो विचार आपस में फिजिकली नहीं केमिकली जुड़ते हैं, ऐसा मानना था यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल का, यानी दो विचार आपस मिल करके कुछ नया ही विचार बना सकते हैं माइंड में। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इन्होंने तर्क दिया था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इन 3 फ्लैमेबल गैस हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल करके वाटर बन जाते हैं तो वो पानी को बुझा देता है। तो इसी तरीके से ये स्टुअर्ट मिल का मानना था कि हमारे दो अलग अलग भांति के विचार मिल करके कुछ तीसरी भांति का विचार बना देगा। अब यहाँ पर मैं डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ। ज्यादातर केसेस में थ्योरी समझाने के बाद एक डायग्राम आपको मिलेगा। ये डायग्राम आपको क्विक रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे। जब आप एकदम से एग्जाम देने जाने वाले होंगे 15 दिन बाद,
ये डायग्राम आप रिकॉल करके जाइएगा, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रिवीजन भी कराएगा और एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। ठीक है। प्रमुख प्रवर्तक जॉन लॉकी और डेविड ह्यूम, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके विचारों को यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे साहचर्यवाद या अनुभववाद बताया गया। तो ये मेन प्रोपोनेंट्स हैं, जॉन लॉकी, डेविड ह्यूम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल है। ठीक है। तो जो ब्रिटिश साहचर्यवाद को मानने वाले थे, उन्होंने कहा था कि मन साधारण विचारों से बना होता है जो हम सेंसेट करते हैं, यानी कि हम आंखों से देखा हुआ जो है, आंखों से जो देखते हैं, छूते हैं, उसके हिसाब से हमारे मन में विचार बनते हैं। जैसे सेब को छूने, देखने और चखने से जो अनुभव मिलता है वो हमारा सेब के प्रति अवधारणा बनाता है। जैसे ये फोन है, ठीक है। अब बहुत से लोग जो थोड़ा सा टेक में विचार मतलब बिलीव रखते हैं, वो बता देंगे भाई कौन सा फोन है, बता देंगे आप, क्योंकि जो लोग जानते हैं फोन के बारे में, थोड़ा सा पढ़े होते हैं, उनको पता है कि ये आईफोन हो सकता है एप्पल वालों का, क्योंकि इसमें कैमरा ऐसे ऐसे बना हुआ है 3, जो 2 होते हैं वो बेसिक फोन मतलब बेस लेवल मॉडल होता है। तो ये कैसे आपने देखा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आईफोन का चित्र देखे होंगे ना, कोई कॉमर्शियल देखे होंगे या फिर कोई पिक्चर देखे होंगे जिसमें किसी ने आईफोन पकड़ा होगा। तो जो हम मतलब देखते हैं, महसूस करते हैं, उसी से हमारा विचार बनता है। ठीक है। ये लोग मानते थे। अब ये जो है विचार, ऑब्वियस सी बात है, पुराने विचारों की तुलना में काफी यहाँ पे आगे क्या है, क्योंकि पहले क्या है कि पहले लोग गॉड में फर्म बिलीव करते थे, रिलीजियस आधार पर। ये कहा गया सोल है, गॉड है। क्या सोल को कभी कोई देखा? नहीं देखा। क्या ईश्वर को कभी किसी ने देखा? नहीं देखा। तो इसी आधार पर ये कह रहे हैं कि सेब को देखा, क्योंकि सेब को खाया, सेब को बाजार में बिकते हुए देखा, कटते हुए भी कभी देखा, चखा भी, तो सेब का विचार बना हमारे माइंड में। ठीक है। साहचर्य के नियम क्या है? विचार 3 मूल नियमों से जुड़ा है, समानता, कॉन्टिग्यूटी और कॉज एंड इफेक्ट। जैसे हमने आपको बताया था अरिस्टोटल का नियम यहाँ पे काम करता है। एसोसिएशनिज्म कहीं ना कहीं अरिस्टोटल के वाले सिद्धांत से कनेक्टेड है कि जैसे ये 2 चीजें हैं, ये एसी का रिमोट है और ये जो है जो आगे स्क्रीन रखा हुआ है उसका रिमोट है हमारा। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड ने तुरंत ही अंदाजा लगा लिया कि भाई कलर में डिफरेंट है और शेप में भी डिफरेंट है। ठीक है। तो हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है। और जटिल विचारों का निर्माण होता है। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि हमारा जो मतलब जो हम परसीव करते हैं उसके साथ इन्वायरमेंट मिक्सचर जो बनाता है हमारे माइंड में, तो एक तो तीसरा ही विचार बन जाता है। ठीक है। ठीक है। मतलब एक विचार ए है, दूसरा विचार बी है और सी है, तीसरा विचार, और ये तीनों मिलकर के कोई जटिल विचार बना सकते हैं। ठीक है। जैसे ये जो है पेन है, अब हमारा जो मन है, एक छोटा बच्चा होगा इसमें पेन देखा गएगा, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा और अध्ययन करने वाला हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा और चीजें सीखेगा, आगे क्लास में जाएगा, वो पेन को अलग डायमेंशन से देखेगा। वो कहेगा कि भाई ये क्या है, ये पेन है, एक्चुअली क्या है, ये प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है इस पर विचार करेगा, इसका कलर क्या है इस पर भी विचार करेगा। ठीक, क्या सिर्फ प्लास्टिक है कि और भी मटेरियल इसमें यूज हुआ है, इस पर भी विचार करेगा। ठीक है। और आदत, ठीक है, जैसे रोज टाइपिंग का लोग जो अभ्यास करते हैं, कई बार आपने देखा होगा, हमारे ऑफिस में देखते हैं, कई बार टाइपिस्ट बहुत फ्लुएंटली लिखते जाते हैं, और कई बार तो मैंने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि बात कर रहे हैं घर पे और जो है क्लास टाइप कर रहे हैं, कोई मतलब डिक्टेशन टाइप कर रहे हैं या फिर कहीं से कोई मटेरियल टाइप कर रहे हैं, और उनका मटेरियल एक भी गलती आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आदत उनकी इतनी बन गई कीबोर्ड पर कि उनकी उंगलियों में लिटरली आंखें लगी हुई हैं, उनसे गलती नहीं होगी। भले ही वो फोन पे बात कर रहे हैं, माइंड उधर डिस्ट्रैक्ट है, लेकिन वो टाइप एकदम सही करते जा रहे हैं। ठीक है। और सभी मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि धारणा, स्मृति, सोच, कल्पना विचारों के साहचर्य का परिणाम है। स्कूल का रास्ता याद रहना इसलिए क्योंकि स्थानों के क्रम आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग एकदम से रास्ता, बाजार जाने का रास्ता, किसी घर जाने का रास्ता ध्यान रखते जाते हैं, क्योंकि पहले एक प्लेस आती है, फिर दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस, तीसरी प्लेस, इस तरीके से आती है। जैसे अपने दोस्त के घर गए, बाहर निकले, रोड से बाहर आए, चौराहा या दूसरा चौराहा, तीसरा चौराहा, 5वां चौराहा, और फिर लेफ्ट मुड़ गए। तो आपको मन ने एक पूरा एक खाका माइंड बना लिया है। ये एसोसिएशनिज्म ही ये कंसेप्ट है जो माइंड में खाका तैयार करता है कि इसके बाद ये आएगा, इस चौराहे के बाद ये आएगा, इस चौराहे के बाद ये दुकान आएगी। आपका माइंड याद रख पाया साहचर्य के माध्यम से। ठीक है। तो मेजर एस्पेक्ट जो ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म का है, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने बताया था। ठीक है। हैबिट के बारे में, कस्टम या हैबिट के बारे में, और हमारा जो माइंड है किस तरीके से काम करता है, छोटी छोटी चीजें हम कैसे याद रख पाते हैं, हमारे अनुभव के आधार पर है। कई बार जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं,
कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, आपको याद रहता है। जैसे किसी को पहली बार किसी अपने स्कूल लिवा जाइए, अपने कॉलेज लिवा जाइए, तो वो इतना ही ध्यान देगा। कई बार आपके पिताजी आपके कॉलेज विजिट करे होंगे तो बिना आपके गाइडेंस के वो पहुंच जाएंगे, है ना। या फिर किसी को रास्ता फोन पे बता देंगे कि पहले ये आएगा, फिर ये चौराहा, फिर ये गली, फिर ये मोड़, और फिर आपका कॉलेज, इस तरीके से। तो ये एसोसिएशनिज्म का कंसेप्ट ऐसे ही काम करता है। इसको एम्पिरिसिज्म बोलते हैं कि जो हमारी चीजें हैं, जो हमारा ज्ञान है, वो किस पे आधारित है, वो अनुभव पे आधारित है। कि आप स्कूल रोज गए तभी आप स्कूल का रास्ता ध्यान रखें, ठीक है, ये है। अब 19th सेंचुरी पे हम आ चुके हैं। अब 19th सेंचुरी का जो समय है, प्रॉपर साइंस के रूप में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होने लगता है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक भी जो भी एम्पिरिसिज्म आया, ये सिर्फ एक विचार था। जब तक कोई भी अध्ययन आर्ग्यूमेंट्स पे और कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स पर, असर्शंस पर आधारित रहेगा, है ना, बिलीफ पर आधारित रहेगा और कही हुई बात पर आधारित रहेगा, तब तक उसको विज्ञान नहीं कहेंगे। ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म, इन्होंने कुछ चीजें बताई, कुछ एग्जाम्पल भी दिए, है ना, लेकिन इसको आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते, कोई एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं बता सकते इसका, है ना। साइंस में तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कोई एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसका एक लॉजिक होता है, उसका एक आउटकम होता है ना। इसमें कोई आउटकम नहीं है। बच्चा स्कूल का रास्ता ध्यान रख पा रहा है, आप कैसे इसको साबित करेंगे कि इसमें जो है साइंस वर्क कर रही है। लेकिन अब क्या कहते हैं, 19th सेंचुरी से साइकोलॉजी को साइंस से कनेक्ट किया जाने लगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है आपके नोट्स में, यही वो समय था जब मनोविज्ञान ने दार्शनिक जड़ें छोड़कर विज्ञान की चादर ओढ़ी, फिलोसफिकल रूट्स को छोड़ करके साइंस के रूप में जाने की जो जर्नी थी साइकोलॉजी की, वो 19th सेंचुरी से शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र गलियारों से निकलकर विज्ञान की प्रयोगशालाओं में दाखिल हुए। यानी कि जो यहाँ पर साइकोलॉजिकल लोग, मतलब साइकोलॉजी को पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह शुरू किए, या फिर जब अपने ऑब्जर्वेशंस का एक पूरा वो चार्ट बना पाए, कोई एक एक्सपेरिमेंट कर पाए प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर के साथ और एक आउटकम निकाल पाए, ये वो समय था 19th सेंचुरी। इसमें सबसे बड़ा नाम हम लोग लेते हैं विलियम वुंड्स का। विलियम वुंड्स जो है, ये फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी आप इनको कह सकते हैं, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजी आप कह सकते हैं इनको। रेने डेस्कार्टे फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम वुडेंट्स हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजी विलियम वुडेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने एक साइंस के रूप में साइकोलॉजी की स्थापना इन्होंने की, ठीक है। विलियम वुडेंट के बारे में बात करें तो ये हैं जर्मनी के डॉक्टर थे, मतलब ये डॉक्टर थे, है ना। तो पहले कोई साइकोलॉजिस्ट तो होते नहीं थे, साइकोलॉजी कोई कोर्स नहीं होता था, ये डॉक्टर थे, इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में इन्होंने जो कई सारे काम किए और साइकोलॉजी को एज अ साइंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है। जर्मनी के लेप्जिग यूनिवर्सिटी में इन्होंने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। ये फैक्चुअल एग्जाम के लिए जरूरी है, इसमें आ सकता है कि भाई फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी ये कहाँ पे खुली थी, 1879 में यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग जर्मनी में खुली थी, ठीक है। पहले साइकोलॉजी केवल बुक्स, डिस्कशन, एसे, तर्क, संगोष्ठी, इन सब तक सीमित थी, लेकिन अब ये आ गया था एक्सपेरिमेंट्स में कि साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा सकते हैं, ठीक है। विलियम वुड का मानना था कि जैसे रसायन विज्ञान में जटिल पदार्थों को अणुओं में तोड़ा जाता है, वैसे ही मानव चेतना को भी उसके छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। मतलब इनका साइंस इसी पे आधारित था। जैसे केमिस्ट्री में क्या करते हैं, छोटे छोटा पदार्थ है, अब इसमें एटॉमिक कंसेप्ट जब लाया था तो केमिस्ट्री में कह सकते हैं एक सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस था यहाँ पर कि एटम को भी तोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, है ना। सबसे छोटा पदार्थ पता लगा लिया जब, तो ये हुआ कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है केमिस्ट्री में। तो उसी सिद्धांत को इन्होंने फॉलो किया था कि हम कॉन्शियसनेस, यानी कि जो हमारा जो कह सकते हैं चेतन मन है, मानव चेतना जो है, इसको भागों को तोड़कर समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, इसके भी हम टुकड़े कर करके उनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा इस तरीके से साइंस है साइकोलॉजी, ये उनकी शोध विधि थी। इसमें जो है वो क्या करते थे कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर किसी स्टिमुलस जैसे प्रकाश, ध्वनि के संपर्क में लोगों को लाते थे, उनके ऑब्जर्वेशंस को नोट करते थे। जैसे किसी व्यक्ति को लेबोरेटरी में ले गए विलियम वुडेंट, तो खूब सारी लाइटें जला देते थे, बहुत भयंकर लाइटें, ठीक है। और फिर कहते थे कि एक पेपर लेकर के नोट करते थे कि व्यक्ति क्या कह रहा है, उससे पूछते थे कि भाई तुम क्या महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है तुमको, तो उनके विचार नोट करते थे विलियम वुडेंट और फिर उससे कुछ निष्कर्ष निकालते थे। क्या कहना था कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से हम मानव चेतना के टुकड़े कर करके उसको समझ सकते हैं, मानव चेतना के क्या भाग हैं
उसको मानव चेतना कितने भागों से मिलकर के बनी है और जो है वो कैसे कैसे अरेंज है, ये पता लगाने की कोशिश की विलियम वुडेंट ने। ठीक है, और सबसे पहली साइकोलॉजिकल जर्नल भी इन्होंने निकाली थी, फिलोसफिकल स्टडीज या फिर फिलोसफिश स्टूडियन, ये जर्मन भाषा में एक जर्नल 1881 में विलियम वुडेंट ने निकाली थी। इसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के बारे में छापते थे। अब हम विलियम जेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। विलियम जेम्स का जो है अप्रोच अलग है। अब जो कि अप्रोच भी हमको आगे स्टडी करना है, एक पूरा चार्ट हम आगे स्टडी कराएंगे आपको कि जो अप्रोच है साइकोलॉजी की, या फिर जो कह सकते हैं उपागम स्कूल जिसको कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट साइकोलॉजी के, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म में विलियम वुडेंट इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट है। फंक्शनलिज्म के हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है फंक्शनलिज्म अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि हम क्यों पीछे पड़े कि मानव चेतना कैसे बनी है, मानव चेतना के टुकड़े हम क्यों समझे, हम खाली इस पर ना फोकस करें कि मानव चेतना कैसे काम करती है, हमारा चेतन मन कैसे काम करता है, इस पर फोकस करना चाहिए, ये ऐसा कहना था विलियम जेम्स का। तभी ये फंक्शनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जेम्स चार्ल्स डार्विन के विकासवाद से प्रभावित थे। चार्ल्स डार्विन भी उस समय अपना वो कर रहे थे प्रयोग वगैरह इवोल्यूशन का। तो उन्होंने कहा था कि हमें ये जानना जरूरी नहीं कि कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हम मानव व्यवहार के जो दिक्कतें हैं, जैसे हमारे सिलेबस में आखिरी में क्या है भाई, नशा की प्रवृत्ति साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो बिल्कुल से लोगों का नशा छुड़ा देंगे। कुछ साइकोलॉजिस्ट आजकल दावा करने लगे हैं, आजकल एडवांस युग में, तो वो साइकोलॉजी के कुछ टूल्स का यूज करेंगे, है ना। तो इसी वजह से ये विलियम जेम्स का भी कहना था कि हम फंक्शंस पर फोकस करें, कॉन्शियसनेस का फंक्शन क्या है, तो हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। हमारा मन बदलते वातावरण में जीवित रहने और तालमेल बिठाने में कैसे मदद करता है, इस पर हमको फोकस करना चाहिए। जेम्स ने वुंड्स के चेतना के भागों वाले अध्ययन को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि चेतना का अस्तित्व भागों में नहीं होता, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरीके होता है। विलियम वुडेंट का विचार जेम्स ने नकार दिया। उन्होंने कहा था हम कभी भी मानव मन या कॉन्शियसनेस के टुकड़े करके समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मानव मन ऐसे काम ही नहीं करता। मानव मन के आप टुकड़े करके उसको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मानव मन एक बहती हुई नदी की धारा के तरीके है। आप उसमें से पानी निकालोगे तो उसका अस्तित्व नहीं समझ पाओगे। मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक उनकी पुस्तक आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स की 1200 पेजेस की किताब अभी भी इतने समय बाद भी साइकोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। उसमें उन्होंने इमोशन और मेमोरी और हैबिट, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, जैसे मेमोरी हमारे सिलेबस का विभाग भी है। तो इन्होंने मनोविज्ञान को केवल लैब तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और रोजमर्रा के जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। 19वीं सेंचुरी में विज्ञान के रूप में मतलब मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका जो हमने डिस्कस किया। विलियम वुंड्स, ठीक है, वुंड जो भी आप कहना चाहें, विलियम वुंड्स या विलियम डब्ल्यू करके आप ध्यान रख सकते हैं। विलियम जेम्स, ठीक है, ये विलियम नहीं विल्हम है, ध्यान रखिएगा। विलियम वुंड और विलियम जेम्स, ये दो प्रवर्तक बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं और ये प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, विलियम वुडेंट फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और ये फाउंडर या फादर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी। फंक्शनल साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है? विलियम जेम्स, ध्यान रखिएगा। ये जो है फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन्होंने कहाँ पे खोली थी? लिप्जिग, जर्मनी में 1879 में। और इनका शोध कार्य कहाँ है? यूएस में इन्होंने शोध कार्य किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक किताब लिखी थी। आगे इनके सिद्धांत ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो संरचनावाद, चेतना के तत्व को ढूंढने का प्रयास इन्होंने किया था। ये चेतन का निर्माण सेंसेशन, इमोशन, इमेज, इन सब से होता है, ऐसा विलियम वुंड ने खोजने का प्रयास किया था। ये सब तत्व मिलकर के कॉन्शियसनेस का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में व्यक्तियों को बुला करके विभिन्न स्टिमुलस से उनको इंटीग्रेट कराते थे। जैसे कहीं पर प्रयोगशाला में विलियम वुडेंट किसी को लेकर और तेज म्यूजिक बजा दिया, अब वो कैसा महसूस कर रहा है, उसका कॉन्शियसनेस कैसा है, उसको समझने का प्रयास विलियम वुडेंट करते थे। ठीक है, जबकि जो प्रकार्यात्मक विधि है फंक्शनलिज्म में क्या है, इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के तरीके देखा जाता था, यानी कि मानव मन विभिन्न तत्वों से मिलकर के एक नदी की धारा के तरीके फ्लो करता है, उसको समझना जरूरी है। ठीक है, और जो फंक्शनल जो थॉट है या फंक्शनलिज्म अप्रोच है साइकोलॉजी की, उन्होंने माना था कि आदतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो है लोगों में व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, सभी लोग एक जैसा नहीं महसूस करते हैं। ये फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट या फिर कह सकते हैं विलियम जेम्स का मानना था। ठीक है,
प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का प्रिंसिपल जो है ये कह सकते हैं यहाँ से आया। परसेप्शन जो हमारे सिलेबस का भाग भी है, हमको स्टडी करना है आगे, ठीक है। मेंटल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एट अ गिवन मोमेंट, ये फंक्शनलिज्म थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट या फिर विलियम वुडेंट का मानना था। और साइकोलॉजी शुड स्टडी होल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी का मानना था कि हमें जो है मतलब इंडिविजुअल्स को स्टडी करना है, ठीक है, उनके डिफरेंट टेम्परामेंट, एबिलिटीज और एक्सपीरियंस के आधार पर। प्रमुख अंतर क्या है ये आप ध्यान रख सकते हैं एग्जाम के लिए। विलियम वुंड्स और जेम्स के प्रयोग में स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की डिफरेंस क्या है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ माइंड या स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस पर, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस पर ज्यादा फोकस था विलियम वुंड का, और विलियम जेम्स का फोकस किस पर था, फंक्शंस ऑफ माइंड पर, पर्पस एंड एडेप्टेशन पर। मेथड क्या था, लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड कंडीशंस में मानवों पर किया गया प्रयोग। और जबकि विलियम जेम्स ने क्या किया था, लोगों का जो आचरण है उसको नेचुरल सेटिंग में नोट किया, यानी किसी लैब ले जाने की जरूरत नहीं है, सामान्य वातावरण में आप समझ सकते हैं मानव कैसा बिहेव करता है। गर्मी लगती है, मानव कपड़े कम करता जाता है। आप आसानी से देख सकते हैं धूप के समय, जैसे इस समय मैं गर्मी के मौसम में वीडियो बना रहा हूं तो बहुत ही पतला शर्ट पहना हुआ है, जबकि अगर मैं वीडियो नॉर्थ इंडिया में दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहा होता तो मैंने कोई ना कोई स्वेटर या जैकेट पहन रखा होता है, अंदर से इनर पहन रखा होता है ना। तो इस तरीके से विलियम जेम्स का मानना था कि नेचुरल सेटिंग में ही मानव बिहेवियर नोट करके आप काफी कुछ पता लगा सकते हैं। और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये माना था फंक्शनलिज्म के विचारधार को, मतलब फंक्शनलिज्म के विचार के मानने वालों ने। और नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्क्रीट एलिमेंट्स यानी कुछ अलग अलग तत्वों से मिल करके बना हुआ माना था, जो स्ट्रक्चरलिज्म थॉट में मानते थे, ठीक है। तो ये है कुल मिला करके, आप इसमें ये डिफरेंसेस ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब हम 20वीं सेंचुरी पे आ चुके हैं। 20वीं सेंचुरी में व्यवहार और अवचेतन का विस्तार हुआ था, बिहेवियर एंड एक्सपेंशन ऑफ अनकॉन्शियस। यानी कि अभी तक हम जो है चीजें मान रहे थे कि मानव कैसे व्यवहार करता है, या लैब में जाके टेस्ट करें या नेचुरल सेटिंग में देखें। अब यहाँ पे था साइकोलॉजी का मेन फोकस किस पे आ गया था, बिहेवियर पर, मानव व्यवहार पर और अनकॉन्शियस के एक्सपेंशन पर। यानी कि अभी हम सिर्फ कॉन्शियसनेस पर फोकस कर रहे थे, अनकॉन्शियसनेस पर या अचेतन पर किसी ने विचार नहीं किया था, ठीक है। अभी हम उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अचेतन पर विचार किया, ठीक है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी दौर था। मानवविज्ञान प्रयोगशालाओं से निकल करके अस्पतालों, स्कूलों और आम इंसान के निजी जीवन तक पहुंच गया था। यह वह समय था जब चेतना के अध्ययन को अपर्याप्त माना गया और दो विपरीत दिशाओं में शोध मुड़ गया, एक अचेतन की ओर, दूसरा व्यवहार की ओर। यानी एक्सटर्नल बिहेवियर, मानो कैसा बाहर तौर पर बिहेव करता हुआ दिख रहा है, इस पर फोकस करना है, ठीक है। इसको पहले चार्ज में लगा देते हैं। तो देखिए इसमें अभी तक जो है कॉन्शियसनेस पर फोकस था। कॉन्शियसनेस के टाइप, मतलब कह सकते हैं कैसे भाग हो सकते हैं या फिर कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, ठीक है, उस पर है फोकस था 19वीं सेंचुरी में। 20वीं सेंचुरी में फोकस किस पे आ गया कि एक्सटर्नल बिहेवियर, मानव जो व्यवहार करता हुआ दिख रहा है, इस पर मेन फोकस क्यों करता है, उस पर फोकस। और जो है अवचेतन मन पर, ठीक है, अवचेतन मन या फिर अचेतन मन पर, अनकॉन्शियसनेस माइंड पर। यानी कि जब मानव कुछ नहीं कर रहा है, उसके मन की गहराइयों में उतरने की अब कोशिश की गई, ठीक है। पहले सिर्फ कॉन्शियसनेस पर कि लेबोरेटरी में मानव को लेकर के गए, उसको म्यूजिक सुनाया, तेज आवाज सुनाई, खूब लाइटें जला दी, खूब हीट में उसको रखा, तब मानव क्या महसूस किया, तो वो चेतन मन पर। अब अनकॉन्शियसनेस पर, जिसको बाहर से नहीं देखा जा सकता, उसको कैसे समझेंगे। तो 20वीं सेंचुरी में दो चीजों पर फोकस है, व्यवहार, एक्सटर्नल बिहेवियर, और अनकॉन्शियसनेस पर, अनकॉन्शियसनेस ऑफ माइंड पे। अब यहां पर अनकॉन्शियसनेस ऑफ माइंड पर सबसे जरूरी जो साइकोलॉजिस्ट हमको स्टडी कर रहा है, ये न्यूरोलॉजिस्ट है बेसिकली, साइकोलॉजी में इनका बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है, सिगमंड फ्रायड की हम बात कर रहे हैं। और जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब एक और बार सिगमंड फ्रायड हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जब हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड को पढ़ेंगे, ठीक है। जब बिहेवियरिज्म को पढ़ेंगे तब कहीं ना कहीं इनको पढ़ेंगे, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस माइंड पर जो है इनका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे क्योंकि, तो इन्होंने कहा था कि हम जितना अभी तक मन को समझ पाए हैं वो अभी काफी नहीं है, यानी कि साइकोलॉजी अभी बहुत पीछे। इन्होंने कहा था कि हम जो
कॉन्शियस में बिहेव करते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो अगर 8 भाग मान ले हमारे माइंड को, इन्होंने कहा था अगर मानो माइंड को ये मान ले तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है सिर्फ इतना है, इतना भाग जो अभी भी खाली है, हम इसे समझ नहीं पाए हैं। यानी कि इन्होंने आइसबर्ग की थ्योरी भी दी थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जैसे आइसबर्ग होता है वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा भाग उसका नीचे दबा होता है समुद्र में, वैसे ही हमारा माइंड है कि कॉन्शियस माइंड हमको सिर्फ उतना टुकड़ा दिखता है समुद्र के ऊपर, बहुत बड़ा भारी हिस्सा जो है वो समुद्र के नीचे हमारा अनकॉन्शियस माइंड के रूप में है, ठीक है। तो इसी के अध्ययन पर हमने बात की कि कैसे अनकॉन्शियस माइंड की ओर हम पहुंचेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑफ व्हाट वी डू वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। इन्होंने कहा था मानव जो करता है कई बार तो उसको पता ही नहीं चलता वो क्यों कर रहा है, ठीक है। और ये थ्योरी कई बार सच भी है। 20वीं सदी में जब देखा गया कि जब इतना ज्यादा कॉन्शियस माइंड का प्रभाव है तो मनुष्य गंदे काम क्यों करता है। मनुष्य को पता है कि तस्करी करना गलत है, क्यों तस्करी करता है। मनुष्य को जब पता है कि व्यभिचार करना गलत है, मनुष्य को जब पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितनी घिनौनी हरकत है, वो क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये सब बातों को पता लगाने के लिए हमारे अनकॉन्शियस माइंड को जानना जरूरी है। सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि अगर हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड के पीछे पड़े रहेंगे तो कभी हम इन गुत्थियों को नहीं सुलझा पाएंगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा कि मानव मन एक हिमखंड की तरीके है, ऊपर दिखने वाला हिस्सा जो है कॉन्शियस माइंड होता है, जबकि जो बहुत बड़ा हिस्सा जो नीचे छुपा है वो हमारा अचेतन मन होता है, ठीक है। इन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी, इसको हम इसके माध्यम से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है आइसबर्ग का सिद्धांत, यहाँ पर एक आइसबर्ग आपको दिख रहा है। तो सिगमंड फ्रॉइड कहते थे कि हमारा मन है ये आइसबर्ग, ये अनकॉन्शियस माइंड है, यानी हमारा अचेतन मन है, ये हमारा अचेतन मन है, यानी जिसको हम समझ ही नहीं पाए। और ये है हमारा कॉन्शियस माइंड, ठीक है, जो चेतन मन है, ठीक है। जो चेतना स्वरूप है वो ये है जितना हम ऊपर समुद्र के ऊपर देख पा रहे हैं, और बाकी नीचे है। इन्होंने कहा था कि जो हमारा पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर है वो 3 भागों से मिलकर के बना है, 3 भागों से मिलकर के बना है। वो है, एक है ईगो, ईगो जो है रेशनल पार्ट है, तर्क संगत भाग हमारी पर्सनैलिटी का जो वास्तविकता के साथ तालमेल बैठाता है वो है ईगो। एक होता है सुपर ईगो जो कि नैतिकता और समाज के नियमों से संबंधित है, इसको परम अहम कहा जाता है या परमाहम कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है ईद, इदम या ईद होता है जन्मजात वासनाएं, तत्काल संतुष्टि की इच्छा, वो कंट्रोल करता है ईद। तो 3 भाग बताए थे पर्सनैलिटी के, ईद, ईगो और सुपर ईगो, तीनों का अलग अलग रोल होता है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था। और इनके इस प्रयोग की जो विधि थी उसको साइको एनालिसिस या फिर जो है मुक्त साहचार विधि या मेथड ऑफ फ्री एसोसिएशन माना जाता था। इन्होंने कहा था कि अनकॉन्शियस माइंड को जानेंगे कैसे। अनकॉन्शियस माइंड को जानने के लिए जरूरी है कि हम फ्री एसोसिएशन करें। अपने जो ये चूंकि न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे तो ये अपने मरीजों को बहुत एक शांत कमरे में बैठाते थे और कभी भी मरीज को फेस नहीं करते थे। मरीज अगर लेटा हो तो ये उसके सिराहने कुर्सी रख करके, स्टूल रख करके बैठते थे और उससे कहते थे कि जो तुम्हारे मन में है वो बोलो। इन्होंने कहा था कि जो भी तुम्हारे मन में बिना डरे बोलो, क्योंकि हमारा जो, जैसे हमने डिस्कस किया, ये जो है ईगो, सुपर ईगो और जो हमारा ये ईद है, ये कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जो हमारे छिपे हुए दबे हुए विचार होते हैं उसको दबाए रखने का काम इनमें से कोई एक हिस्सा कर रहा होता है, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे, उन्होंने कहा था कि टॉकिंग की ओर ये विधि है। ये मनोविश्लेषक के क्लिनिक में आराम से सोफे पर लिटा दिया जाता था और उनसे कहा जाता कि स्ट्रेस फ्री होकर के जो भी विचार आपके मन में है, चाहे वो कितना भी घिनौना, गंदा, बचकाना और सामाजिक रूप से अस्वीकार ही क्यों ना लगे, आप उसको बोलो, ठीक है। तो कई बार वो घंटों बैठे रहते थे अपने मरीज के सिरहाने कि वो कुछ तो बोले। कई बार वो शर्म के मारे नहीं बोलता था, कई बार जो है संकोच की वजह से नहीं बोलता था, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो कई बार ऐसी ऐसी गहराइयों को पता लगाया सिगमंड फ्रॉइड ने। उन्होंने कहा कि मानव मन जो हम किसी को देख रहे हैं उसके अनकॉन्शियस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या फिर जिसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये माना था, इस तरीके से, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कई बार हमको अपने मन के विचारों को, इस अनकॉन्शियस के विचारों को ये बाहर नहीं आने देता। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो रियलिटी में लोगों को रखना चाहता है और हमारे मन के जो गलत विचार, घृणित विचार हैं या फिर जो दबी हुई इच्छाएं जिसको हम सामाजिक रूप से हो सकता है गलत मानते हैं तो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इनके जो तरीके थे
इनको देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि इनके विश्लेषण के क्या क्या तरीके थे। इनके विश्लेषण के तरीके को साइको एनालिसिस कहा जाता था, यानी कि टॉक थेरेपी, और एक होता था ड्रीम एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ड्रीम। ये करते थे कि यानी कि लोगों को सपनों के बारे में अपने बोलने के लिए कहते थे कि मरीज सो करके आए और अगले दिन पूरा का पूरा जितना भी रिकॉल कर पा रहा है अपने सपने को वो नोट कराए सिगमंड फ्रॉइड को, तो वो उससे निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या उसके अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। यानी कि सिंबॉलिक मीनिंग जो है, जो हमारी हिडन विशेष होती है उसी का सिंबॉलिक मीनिंग होता है ड्रीम्स, ऐसा इनका मानना था। यानी कि जो भी हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं वही हमारे सही बात सपने के रूप में मैनिफेस्ट होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छी नौकरी करना चाहता है, ठीक है, उसके पास सोर्स नहीं, तो कई बार वो सपने देखेगा कि बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया है, या फिर बड़ा टीचर, बड़ा वकील बन गया है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मिनिस्टर बन गया है, मन में बहुत ऊंचे लेवल के ख्वाब आते हैं। तो इसी को जो है कहा था सिगमंड फ्रॉइड ने रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि सपना जो आप देखे वो कई बार बहुत अलग सा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका सिंबॉलिक मीनिंग है उसको अगर हम पकड़ पाए तो हम समझ पाएंगे कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड क्या चाहता है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड हमारा जो सोच रहा होता है वही कई बार सपनों के रूप में हमारा जो है कह सकते हैं परिलक्षित होता है। जैसे कोई व्यक्ति से आप सपने में कभी मार पीट करते हुए देखिए, तो कई बार ऐसा आप अनुभव भी कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को आप रियल लाइफ में कई बार कूटना चाहते हैं, आप कूट नहीं सकते, हो सकता है आपका सीनियर हो, रिश्तेदार हो, आपका बॉस हो सकता है, आप उसको जो है मारना पीटना चाहते हैं लेकिन आप नहीं मार सकते हैं, बहुत सारे आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन आप सपने में कई बार उसको पीटते हुए, उसको गालियां बकते हुए या फिर उसको सबक सिखाते हुए कई बार देखेंगे। ठीक है, तो ये रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस माइंड इसी तरीके से है कि हमारा ड्रीम जो है हमारे दबी हुई इच्छाओं को एक सिंबॉलिक मीनिंग देता है। और इन्होंने कहा था कि जो स्लिप्स पर है उसको विचार करना चाहिए। कई बार व्यक्ति बोलते हुए कुछ शब्द अपने पीछे खींच लेता है, तो वो भी उसके दबे हुए विचारों को दर्शाता है। ठीक है, और साथ ही इनका जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, इसको मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा और इसको हमको बाद में डिस्कस करना ही है जब हम पर्सनालिटी वाला कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे किसमें, आगे के लेक्चर में। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी। जो बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद का जो कंसेप्ट आया था, ये एक्चुअल साइंस बनाया साइकोलॉजी को, क्योंकि इसमें जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो डायरेक्टली जो है आप जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट से उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट पूरा आधारित होते हैं एक प्रोसीजर पर, उसमें कुछ जो है थ्योरी होती है और उसको सब्सटेंशिएट किया जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाल करके, वैसे ही इसमें भी किया जा सकता था। व्यवहारवाद में क्या कह सकते हैं कि एक पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया और ये पता लगाया गया कि जैसे है मतलब कह सकते हैं कि कैसे जो है हमारा माइंड काम करता है, हमारा बिहेवियर कैसे मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, 20वीं सदी के मध्य जेबी वॉटसन और बीएफ स्किनर ने सिगमंड फ्रॉइड के विचारों को अवैज्ञानिक कहकर के खारिज कर दिया। उनका मानना था कि जिसे हम देख नहीं सकते वो साइंस नहीं है। तो बिहेवियरिज्म थॉट वाले लोगों ने ये कहा कि भाई हम उसी चीज को मानेंगे जो हमें होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हम सपने, कोई व्यक्ति की दबी हुई इच्छाएं क्या है, इससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो बिहेवियरिज्म मानने वाले बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी मानने वाले लोगों ने कहा कि सिगमंड फ्रॉइड के विचार जो है वो तार्किक रूप से तो हो सकते हैं, कई बार लागू भी हो जाएं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। आप सपने में पेड़ में चढ़ते हुए देखा आपने, क्या उससे निष्कर्ष निकला है? ठीक है, तो कई बार जो है सिगमंड फ्रॉइड के विचारों को इन्होंने नकारा। इन्होंने कहा कि जो विचार चाहे अनकॉन्शियस माइंड का हो, जो है आपके जो है कॉन्शियस माइंड का हो, जो विचार आपके व्यवहार को जो है नहीं बदल रहा है या फिर आपके व्यवहार के रूप में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, वो हमारे काम का नहीं है। इसी थॉट पर इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के विचारों को नकार दिया। बिहेवियरिज्म थॉट वाले लोगों ने जैसे बीएफ स्किनर, जेबी वॉटसन, ये प्रमुख लोग हैं और भी लोग हैं। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी में मानने वालों ने कहा कि जो भी आप मन में सोच रहे हैं अगर आपके व्यवहार के रूप में सामने नहीं आ रहा है तो हमारे लिए बेकार है। ठीक है, तो जेबी वॉटसन इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान केवल दृश्य व्यवहार का अध्ययन है। इन्होंने कहा था कि जो आचरण आप करते हुए देखेंगे वही यहाँ पे जो है साइकोलॉजी मानेगा, अन्यथा नहीं मानेगा। इन्होंने मन को एक ब्लैक बॉक्स के तरीके माना है कि बाहर से क्या इनपुट मिला और आउटपुट हमको क्या मिला, यानी कि हमारे माइंड ने क्या चीज प्रोसेस की सेंसेशन के रूप में, परसेप्शन के रूप में, और क्या हमारा मानव के रूप में आउटपुट निकला, क्या हमने एक्शन लिया। ठीक है, वही यहाँ पे साइकोलॉजी अध्ययन करेगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। बीएफ स्किनर ये ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़े हुए हैं, इनको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सिलेबस में है और जिसको हमको आगे स्टडी करना भी है, उससे क्वेश्चन आएगा जरूर। एक क्वेश्चन
क्लासिकल कंडीशनिंग से एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से आना ही आना है हर हाल में, ठीक है। तो वो अभी हम आगे जो है रिकॉल करेंगे। बीएफ स्किनर का ही एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने जानवरों में भी किया था, चूहों पर और कबूतरों पर प्रयोग करके सिद्ध किया था कि व्यवहार को पुरस्कार और दंड के जरिए बदला जा सकता है, ठीक है। तो व्यवहारवाद ने शिक्षा, प्रशिक्षण और पशु विज्ञान में अत्यधिक प्रभाव डाला, एनिमल साइकोलॉजी में, ठीक है। अब बिहेवियरिज्म जो है इसी वजह से सक्सेसफुल हुआ। भाई जितना भी आप स्टडी कर लो, अगर वो आपके काम नहीं आ रहा तो मैं बेकार मानता हूं, और ये पहले के लोग भी मानते थे। अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर देखकर अपने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हैं, आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो मैं अपने वीडियो लेक्चर को अच्छा नहीं मानता हूं। ऐसे ही बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी मानने वाले लोगों ने कहा कि सिगमंड फ्रॉइड की जो अवधारणा है साइको एनालिसिस की, उससे आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। हो सकता है आप ड्रीम एनालिसिस से एक दो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जबकि बिहेवियरिज्म में अगर बिहेवियरिज्म को अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया तो हम बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम बच्चों को बड़े वैज्ञानिक, वकील, साइंटिस्ट, बहुत महान व्यक्ति बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा ये लोग मानते थे। इन्होंने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर को अगर शुरू से कंडीशन किया गया तो हम जो है बच्चों को बहुत अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं, बुरा व्यक्ति बनने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा, प्रशिक्षण और पशु विज्ञान में अत्यधिक प्रभावी बिहेवियरिज्म रहा, क्योंकि इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हैं। कितना भी आप अध्ययन कर लो, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नहीं दे रहा तो बेकार है। आप मेरा कोर्स लिए, आप मेरा वीडियो लेक्चर देखें, आप अच्छे से एग्जाम में आंसर करके आए, तब तो फायदा है, क्योंकि आगे चलकर नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा। लेकिन अगर ये कड़ी टूट गई तो बेकार है ना। तो वही है कि सिगमंड फ्रॉइड का जो अध्ययन है बहुत सारे मरीजों को फायदा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनका दायरा जो है छोटा था। जबकि बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी का दायरा बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ी जनसंख्या को आप इससे प्रभावित कर सकते हैं, रियल लाइफ में भी आप लोगों को इससे प्रभावित कर सकते हैं। अब हम रशियन जो है फिजियोलॉजिस्ट इयान पावलोव के बारे में देखेंगे, क्योंकि यही जो है इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पे की थी एक कुत्ते की, जो हमको आगे स्टडी करना है। इन्होंने जो है कंडीशनड रिफ्लेक्स का जो अध्ययन किया, जो एक एनिमल या ह्यूमन में प्रोड्यूस किया जा सकता था, जो है unconscious response to a stimulus over time, conditioned to produce a response to a different stimulus that experimenter associated with original stimulus, ठीक है। लार स्ट्राउ की प्रक्रिया को इन्होंने ये किया था। ये थोड़ा सा डायग्राम बना है, इसको ऐसे आगे हमको स्टडी कराना है आपको। लेकिन इयान पावलोव का एक्सपेरिमेंट ये था कुल मिला करके कि वो अपने कुत्ते को जब खाना देते थे एक निश्चित समय पर, तो खाना देने के साथ उन्होंने घंटी बजाना शुरू किया। खाना देने के साथ वो घंटी बजाते थे, एक ऐसे घंटा लेकर के उसको मारते थे डंडे से, तो आवाज आती थी। तो कुत्ता जो है लार स्त्राव करता था, कुत्ते की लार बहती थी। कुत्ते की लार कितनी बह रही है उसको उन्होंने कलेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट कुत्ते के गले में बांध दिया था, ठीक है, एक लोटा टाइप का, तो वो लार कलेक्ट करता था। तो एक एक्सपेरिमेंट किया क्लासिकल कंडीशनिंग का इयान पावलोव ने, रशियन जो है कह सकते हैं डॉक्टर ने। इन्होंने ये देखा कि जब जो है कह सकते हैं कि बार बार खाने के साथ घंटी बजा रहे हैं, तो घंटी एक तरीके से एक रिस्पांस देने के लिए कंडीशन हो गई कुत्ते में। इसका इन्होंने आउटकम कैसे निकाला, इन्होंने एक बार क्या किया कि खाना नहीं दिया कुत्ते को, सिर्फ घंटी बजाई, तब भी कुत्ते ने उतना ही लार स्रावित किया जितना वो खाना देते समय इयान पावलोव का कुत्ता लार बहाता था। तो इस तरीके से उन्होंने स्थापित किया कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि घंटी है, ठीक है, उससे हम एक कंडीशन रिस्पांस कुत्ते से निकलवा सकते हैं। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। जब आप एक न्यूट्रल स्टिमुलस से किसी रिस्पांस को जनरेट करें किसी ह्यूमन में या फिर कह सकते हैं एनिमल में, उसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, ठीक है। ये इन्होंने कहा था। तो ये व्यवहारवाद को सिद्ध करने वाले का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इयान पावलोव का। इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको आगे मिला था, ठीक है। तो जेबी वॉटसन, बीएफ स्किनर और इयान पावलोव साहब, ये सब जो है बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी से कनेक्टेड है, ठीक है। इन्होंने कहा था व्यवहार को बदला जा सकता है कंडीशनिंग के माध्यम से, ठीक है। 20th सेंचुरी में जेबी वॉटसन ने एक प्रयोग किया था। जेबी वॉटसन एक्चुअली जो है इयान पावलोव के ही प्रयोग से जो है प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि हम कुत्ते में प्रयोग किए, क्यों ना इंसान में करके देखें। तो इंसान में प्रयोग करने के लिए इन्होंने एक बच्चे को आधार बनाया। ये 9 महीने का बच्चा था, उसका नाम अल्बर्ट था। तो इसे लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया था, ठीक है। इसमें इन्होंने ये देखा था कि जैसे हार्मलेस कोई चूहा घूम रहा है, सफेद चूहा, खरगोश निकल रहा है, तो लिटिल अल्बर्ट 9 महीने का बच्चा डर नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ कि जब एक तेज आवाज आई, उससे बच्चा डर गया, ठीक है।
तेज आवाज आई और बच्चा डर गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि क्यों ना क्लासिकल कंडीशनिंग कर दी जाए बच्चे की किसी न्यूट्रल रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि बच्चा चूहे से नहीं डर रहा है, खरगोश से नहीं डर रहा है, लेकिन घंटे की आवाज या किसी तेज आवाज से डर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो है जानबूझ करके जब वो लाउड नॉइस बजाते थे तो जानबूझ कर किसी चूहे को या कह सकते हैं किसी सफेद खरगोश को बच्चे के सामने लाते थे। ऐसा उन्होंने कई बार किया। तो अब क्या कर रहे थे कि जब उन्होंने घंटी बजाना बंद भी कर दिया और सिर्फ चूहे को सामने रखे थे, तब भी बच्चा अल्बर्ट, लिटिल अल्बर्ट, ये रोते हुए भाग रहा था और डर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो है, जो कि चूहा या फिर एक सफेद खरगोश हो सकता था, उसको क्लासिकल कंडीशन कर दिया बच्चे में एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स निकालने के लिए, जिसको कंडीशन रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चा क्या सोच रहा है अपने मन में वो महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे का व्यवहार बदल दिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग करके। तो इससे ये पता लगता है कि भाई हम जो है लोगों का बिहेवियर बदल सकते हैं। ठीक है, लोगों का बिहेवियर बदल सकते हैं। लिटिल अल्बर्ट बच्चा जो है सफेद चूहे से नहीं डर रहा था, लेकिन बार बार जब मतलब तेज आवाज के साथ चूहा उसके सामने आया, कई बार लाया गया, तो बच्चा आवाज से डर रहा था, भाग रहा था। जानबूझ करके आवाज करने के साथ साथ उसके सामने चूहा खरगोश रखा गया, तो कई बार जब आवाज मतलब करना बंद कर दिया गया, तब बच्चा चूहे और खरगोश को देख करके ही डर करके भागने लगा। इवन नॉन लिविंग थिंग जैसे कोई सफेद ब्रेड रख दी गई उसके सामने, उसको भी देखकर डर के भागने लगा, क्योंकि उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग कर दी गई। ठीक है, ऐसे ही ऑपरेंट कंडीशनिंग यहाँ पे ये बीएफ स्किनर ने बताई थी। बीएफ स्किनर ने एक चूहे को जैसे बंद किया था बक्से में और एक यहाँ पे गियर बना दिया था। चूहा जब गियर ऐसे दबाता था तो उससे खाने की एक गोली गिर जाती थी, फूड पैलेट गिर जाता था। ठीक है, तो चूहा ही जान गया था कि जब भी उसे खाने की जरूरत है तो उसे जो है दबाना होगा गियर, जो इस बक्से के अंदर एक गियर लगा हुआ है फूड डिस्पेंसर से, उससे खाना गिर जाएगा उसके पिंजड़े में। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि जब पुरस्कार मिलता है तो व्यवहार को बदला जा सकता है, और किसी व्यवहार को आप बदलना चाहते हैं तो उसमें दंड दिया जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की इन्होंने बात की थी। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी को व्यवहार बदलना है तो उसके लिए, अगर आपको किसी के व्यवहार को कम करना है तो आप पनिशमेंट दे सकते हैं, अगर आप किसी व्यवहार को बढ़ाना है तो आप उसे रीइंफोर्स कर सकते हैं अवार्ड के माध्यम से। ये बीएफ स्किनर का ऑपरेंट चैम्बर या ब्लैक बॉक्स एक्सपेरिमेंट था। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम जो है क्लासिकल एंड जो कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिहेवियरिज्म में जैसे हमने आपको बताया जेबी वाटसन और बीएफ स्किनर का ये महत्वपूर्ण है। प्राचीन अधिगम जो है और ऑपरेंट मतलब ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो कह सकते हैं प्राचीन अनुबंधन हमारे सिलेबस में जो टर्म लिखे हुए वही आप यूज करिएगा। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग और नैमित्तिक अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण है। क्लासिकल कंडीशनिंग से जुड़े हैं इवान पावलोव, ठीक है, और आप कह सकते हैं जेबी वाटसन। और बीएफ स्किनर किससे जुड़े हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से। ठीक है, वही सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने जेबी वाटसन ने कहा था कि कॉन्शियसनेस और इंट्रोस्पेक्शन पर जो है हमें स्टडी करना बेकार है। जब हम बाहर की चीजें देख करके व्यवहार बदल सकते हैं तो क्यों हम मन के अंदर घुसे, जो कि कठिन चीज है। तो जेबी वाटसन यही कह रहे थे कि जब एक छोटे बच्चे के व्यवहार को बदला जा सकता है, एक चूहे के प्रति, एक खरगोश के प्रति, और उसे एक सिंपल नॉन लिविंग थिंग सफेद ब्रेड से भी डराया जा सकता है उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग करके, तो किसी के भी व्यवहार को बदला जा सकता है। हमें अनकॉन्शियस माइंड पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो लिटिल अल्बर्ट प्रयोग इन्होंने 1920 में किया था और जो है बिहेवियरिज्म को अच्छे से समझाया था इन्होंने बीएफ स्किनर ने। और एक महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे जेबी वाटसन का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण कथन है, इन्होंने दिया था जो है विकास में पर्यावरण के प्रभावों पर बल देने के लिए, जो कि हमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी डिटेल में पढ़ना है, तब ये चीजें बार बार आएंगी कि बच्चे के विकास में हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण यानी कि उसका पालन पोषण कैसे हुआ है वो जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 12 स्वस्थ अच्छे शिशु यानी बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें अपना विशिष्ट संसार बनाने दूं, मतलब अपने विशिष्ट संसार में उन्हें रखूंगा और अपने हिसाब से उन्हें ऐसा पर्यावरण और पालन पोषण दूंगा कि उनमें से किसी भी एक को चुनकर मैं किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ, चाहे डॉक्टर बना दूंगा, चाहे वकील बना दूंगा, चाहे जो है
वैज्ञानिक बना दूंगा, और किसी को भी आप कहें उसको चोर बना दूंगा, उसको डकैत बना दूंगा, उसको अपराधी बना दूंगा। तो जेबी वॉटसन इतने जो है कॉन्फिडेंट से कोई चीज कह रहे हैं, तो बिहेवियरिज्म में बहुत बिलीव रखते थे। उनका कहना था कि लोगों के व्यवहार को बदला जा सकता है अनकॉन्शियसली। कोई बच्चा कैसा भी सोचता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं उसे अच्छा पर्यावरण दूं तो उसे एक अच्छा वकील बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, साइंटिस्ट बना दूंगा, और उसे गलत पर्यावरण दूंगा तो उसे चोर बना दूंगा, गलत अपराधी बना दूंगा। ठीक है, तो शिक्षा और शिक्षण पद्धति में जेबी वॉटसन का यह अध्ययन काफी जो है काम में आता है, और बीएफ स्किनर का भी। ठीक है, ये पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट वाला आप कंसेप्ट बचपन से ही अपने घर में देख रहे होंगे। जैसे कोई बच्चा जो है पर्यावरण में रहता है, अपने आसपास मोहल्ले में, वो गाली सीख लिया, गंदी बात सीख लिया, गलत शब्द सीख लिया, तो जैसे ही वो गलत शब्द घर में बोला तो उसको तुरंत डांट लगाई सबने, सब लोग उसके ऊपर चढ़ बैठे कि तुमने ऐसा कैसे बोला, आज के बाद बोला तो ये हो जाएगा, हम मारेंगे पीटेंगे, वो 2-4 थप्पड़ पड़ भी जाए। तो उसे पता चला कि पनिशमेंट आए, मेरे इस कारनामे से पनिशमेंट मिला मुझे, तो वो ऐसा आचरण दोबारा नहीं करेगा। और बच्चा रिपोर्ट कार्ड में फर्स्ट रैंक लेकर के आया तो उसे बहुत सराहना मिलेगी, तो बार बार कक्षा में फर्स्ट आने की कोशिश करेगा बचपन से ही। तो बीएफ स्किनर का ये रीइंफोर्स्ड लर्निंग का सिद्धांत आगे शिक्षण विधि में काफी काम आया। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म का इम्पैक्ट क्या है? इन्फ्लुएंस एजुकेशन एंड टीचिंग मेथड्स, शेप्ड बिहेवियर थेरेपी एंड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव्ड वर्कप्लेस ट्रेनिंग एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस, इन्फॉर्म्ड पेरेंटिंग, और सोशियोलॉजी में भी ये काम आया क्योंकि आउटकम अच्छा है। सिगमंड फ्रेड का जो अध्ययन है थ्योरेटिकली अच्छा है, लेकिन उससे प्रभाव अच्छे नहीं निकल रहे। लेकिन जो कि बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी के अगर मेथड्स को यूज करें, अगर इसका हम लोग सोचिए कि आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, आपके ऊपर तो बचपन से इम्प्लीमेंट होता आ रहा है, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो डांट लगाई जाती है, गलत व्यवहार होता है, पॉकेट मनी हो सकता है बंद कर दी जाए, आपको मन का खिलौना भी ना मिले, है ना। और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है। तो पुरस्कार और दंड का सिद्धांत जो है वो शिक्षण विधि में काफी काम में आता है। ठीक है, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का जो दौर है साइकोलॉजी में 1950-1960 में आया था, जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था। नई धारा के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था कि ह्यूमन सिंपली रिवॉर्ड पनिशमेंट पर नहीं काम करता है, कि यानी कि ह्यूमन जो है जो स्टिमुलस है उसको इसी तरीके से सिर्फ नहीं देखता है कि किससे हमको फायदा मिलेगा, कैसे नुकसान मिलेगा, किस कारनामे से हमको दंड मिलेगा, कौन सा आचरण करने से हमको पुरस्कार मिलेगा, सिर्फ इस पर नहीं करता है। ह्यूमन जो है कंप्यूटर के तरीके थॉट्स को प्रोसेस भी करता है। जो प्रोसेसिंग वाली जो टर्मिनोलॉजी है 1950-1960 से पहले नहीं आई थी साइकोलॉजी के विभाग में। ये कंप्यूटर के जो है उत्पत्ति की बात से ये शुरू हुआ था कि मतलब कैसे मानव सोचता है, मेमोरी, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, फॉरगेटिंग, ये सब कैसे होती है, मानव कितने लंबे समय तक चीज़ों को याद कर सकता है, कैसे भूलेगा, कैसे चीज़ों को हमेशा याद रख सकता है, ये सब जो थ्योरी है ये कंप्यूटर के आने के बाद से ही डेवलप हुई थी, क्योंकि मानव माइंड को कंप्यूटर के से तुलना करना शुरू किया था 1950-1960 में। इसमें 2 लोग महत्वपूर्ण हैं जो इस विचार को मानते हैं कि मानव कंप्यूटर के तरीके काम करता है, वो है जीन पियाजे और नोआम चोम्स्की। जीन पियाजे, नोआम चोम्स्की, इनके भी जो पोस्टुलेट्स हैं या फिर जिन इनके प्रयोग वगैरह रहे हैं या फिर जो उन्होंने थ्योरीज दी थी उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे क्लासेस में जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये हम स्टडी कर भी लेते हैं, नोआम चोम्स्की की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे वयस्कों की तुलना में कम नहीं सोचते बल्कि अलग तरीके से सोचते हैं। जीन पियाजे ने एक टर्म लिया था, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा था, ये काफी मतलब बड़ा टर्म है, एक बच्चे को साइंटिस्ट कहा जा रहा है। तो इनका मानना था कि बच्चा हमेशा पुरस्कार दंड के माध्यम से नहीं सीखता है, कुछ चीजें उसमें इन्नेट होती ही हैं। जैसे इन्होंने किस पर फोकस किया था जीन पियाजे ने? मानसिक विकास पर। जीन पियाजे ने भाई फोकस किया था मानसिक विकास पर या संज्ञानात्मक विकास पर। जीन पियाजे का मेन फोकस किस पर था? संज्ञानात्मक विकास पर मेन फोकस था। ठीक है, आप देख सकते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू कॉग्निटिव ग्रोथ। इन्होंने कहा था कि कुछ मेंटल मॉडल्स होते हैं जिनको स्कीमा कहा जाता है, फिटिंग न्यू स्कीम्स इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा और एकोमोडेशन। जब स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन के माध्यम से एक इक्विलिब्रियम बच्चा हासिल करता है। ठीक है, मतलब ये सब मन के अंदर चल रहा है, बच्चे को पीटना नहीं जरूरी है उसको सिखाने के लिए, ये बच्चे के अंदर ही चीजें होती हैं, बस उसको बाहर सपोर्ट करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के 4 सोपान होते हैं, 4 चरण, 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, कब से चलता है? जन्म से 2 साल तक।
इन्होंने कहा था बच्चे जो है अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो है वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, देखते हैं, छूते हैं चीज़ों को, जो है हर चीज़ को मुंह से लगाते हैं, ग्रास्प करते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट परमियंस डेवलप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एग्जिस्ट व्हेन अनसीन। स्ट्रेंजर के प्रति एंग्जाइटी होती है बच्चों में, रिफ्लेक्सिव एक्शन टू गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ये खास जो बातें किसकी है, सेंसरी मोटर स्टेज की है, ठीक है। इसको आप लर्न करिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या क्या करता है, एग्जाम में आ सकता है। और फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 साल तक की स्टेज है बच्चे की। इसमें क्या है कि बच्चे सिंबॉलिक थिंकिंग शुरू करते हैं, यानी कि वर्ड्स और इमेजेस के बारे में सोचते हैं। जैसे पेन है तो उनके दिमाग में आने लगता है कि पेन कुछ ऐसे लंबा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और वो बच्चे जो है ईगो सेंट्रिक होते हैं, 2 से 7 साल में बच्चे ईगो सेंट्रिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि थोड़ा सा जिद्दी वाला जो फेज है ना, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो अपनी बात को आगे देखते हैं, दूसरों के बाद द्वारा समझाई गई बात को कम समझते हैं, ठीक है। ये है दूसरे के पर्सपेक्टिव से कम समझ पाते हैं, यानी कि बच्चे को अगर लग रहा है कि चद्दर को ऐसे उदास के गोल मोल करके ऐसे गुड़मुड़िया के फेंक देना है, तो वो फेंकेगा ही, चाहे आप जितना उसको करो। तो जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे को भाई पनिश ना करो उसमें, क्योंकि वो ईगो सेंट्रिक है, इस समय उसका स्टेज ही ईगो सेंट्रिक है 2 से 7 साल का, और वो प्रिटेंड प्ले करता है, ठीक है। यानी कि जो है लैक ऑफ कंजर्वेशन वाले स्टेज में रहता है। यहाँ पर एक पहलू पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। उसे लगता है कि अगर चद्दर को उसको फेंकना है तो वो फेंक के रहेगा, ठीक है। वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता जल्दी से कि मतलब मम्मी कह रही है कि चद्दर बिछा रहने दो, सही लगता है, वो बाद में सीखेगा, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये 7 से 11 साल तक चलता है, ठीक है। वो कंक्रीट इवेंट्स के बारे में सोचने लगता है, ठीक है, और वो कंजर्वेशन समझने लगता है, लगता है मास वॉल्यूम नंबर का, ठीक है। क्लासिफिकेशन और सीरिएशन वाली चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। लेस ईगो सेंट्रिक बच्चा होता है, यानी 7 साल का जो बच्चा होता है तो दूसरे की विधि समझने की कोशिश करता है। जैसे मैं उसको समझाऊंगा कि भाई ये फोन है, भाई फोन महंगा आता है, फेंकना नहीं, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो 7 से 11 साल तक का बच्चा है, तो नॉर्मल केसेस में वो समझने लगता है कि ऐसा नहीं करना है, किसी का नुकसान हो जाएगा, दूसरे के पर्सपेक्टिव से वो सोचना शुरू करता है, ठीक है। अब 2 से 7 साल का बच्चा जो है वो इतनी चीजें नहीं समझता। जैसे एक गिलास है और एक भगोना है, गिलास का पानी आप भगोने में डालेंगे, तो जो ये 2 से 7 साल तक का बच्चा है तो कई बार वो सोचने लगेगा कि गिलास का पानी भगोने में जाकर के बढ़ गया पानी, उसे वॉल्यूम नंबर इन सब का इतना अंदाजा अभी नहीं होता है, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसको अंदाजा होने लगता है। उसको फिर मालूम चलने लगता है कि गिलास का पानी अगर बड़े 5 लीटर भगोने में गया तो वो गिलास भर का पानी रहेगा, उस पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये 12 साल से शुरू होता है, जब बच्चे लॉजिक लगाना शुरू करते हैं, प्लानिंग शुरू करते हैं, उनमें मोरल रीजनिंग आ जाती है, ठीक है, सही गलत के बारे में बच्चे जानने लगते हैं। ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे की है, और मेरे हिसाब से ये सारे स्टेजेस आप लर्न भी करिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में आ सकता है। इसमें हो सकता है यूपीपीएससी एक क्वेश्चन ही बना दे, क्योंकि 4 चीजें हैं, 4 चीजें बहुत पसंद है यूपीपीएससी को। इसमें एक कॉलम में उम्र दे देंगे और एक कॉलम में स्टेज दे देंगे, उसमें मिलाने को आ जाएगी कौन सा स्टेज कितने साल तक रहता है बच्चों में, ठीक है। तो ये मिलाने को आ सकता है किस स्टेज में बच्चा क्या क्या हरकतें करता है, ठीक है। ये आप जो है इसमें ध्यान रखिएगा। तो जीन पियाजे तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं, हम लोग स्टडी करेंगे साइकोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इसका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि दूसरी क्लास में जाने से पहले कम से कम पुरानी क्लास रिकॉल नहीं कर सकते हैं, पुरानी क्लास का स्टडी मटेरियल एक बार गो थ्रू करिए, भले ही 10 मिनट के लिए करिए, बहुत आपको बेनिफिट देता है, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है, हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।